बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी के एक न्यू एपिसोड शुरू करते हैं, लेकिन ये बात उससे क्यों कर की जाती, वो फ़ौरन तजस्सुस में पड़ जाता कि मैं लाल हवेली क्यों देखना चाहता हूँ और मैं फ़िल वक्त इसे ख़बरदार नहीं करना चाहता था। किसी और से पूछना भी दुरुस्त नहीं था, न जाने कौन रब नवाज का आदमी निकले और इसे जाकर ख़बरदार कर दे। नाश्ते के बर्तन लेने के लिए आने वाली मुलाजमा ने चंदा को नरगिस का बुलावा दिया था, इसके साथ चलेगी। मैं मेहमान खाने के अपनी सहन में निकल आया, जहाँ नीम के घने दरख्त लगे थे। दीवारों के साथ गुलाब और बेले की झाड़ियाँ लगी हुई थी। बेले में फूल खिले थे। मैं जाकर चारपाई पर बैठ गया। एक उम्र रसीदा मुलाजिम सहन की सफाई कर रहा था। इसने फ़ौरन आकर मुझसे लस्सी पानी या किसी ज़रूरत का पूछा। शुक्रिया बाबा जी, अभी कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा मलक साहब कहाँ हैं? मलक जी ज़रा बाग की तरफ गए हैं। अचानक मुझे ख्याल आया, बाबा मलक साहब रात किसी लाल हवेली का जिक्र कर रहे थे। लाल हवेली? इसने किस कदर खौफ से कहा। इधर कोई नहीं जाता, वो जगह आसेब ज़दा है। ये सब कहने की बातें हैं। मैंने हंसकर कहा, क्या तुमने कोई आसेब देखा है? देखा तो नहीं, वो निढाल सा ज़मीन पर बैठ गया। देखा नहीं पर भुगता है। मेरा जवान बेटा गायब हो गया। इस मनहूस जगह को देखने का शौक़ में गया था, दोस्तों के साथ, फिर वापस नहीं आया। मेरे खुदा, मेरे मुँह से निकला, माफ़ करना बाबा, मुझे मालूम नहीं था। आप क्यों माफ़ी मांगते हो? मुकद्दर तो मेरा ख़राब है। ये कितने अरसे पहले की बात है। इसने हिसाब लगाया, 2 साल और 5 महीने हो गए हैं। गोया इतने अरसे से रब नवाज ने लाल हवेली को प्रोफेसर हाशिम रज़ा के तजर्बात का मरकज़ बना रखा था। देहाती इलाका होने और अपनी ही सल्तनत की वजह से इससे इन मकरूह तजर्बात के लिए औरतें भी बआसानी मिल सकती थी, या वो इन्हें अगवा करके ज़बरदस्ती अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता था। सरहद करीब होने की वजह से वो भारत से आने वाले अफराद को पूरी राजदारी से ये तजर्बात दिखा सकता था। इनसे इस चीज़ का सौदा करते हुए इसे किसी किस्म का खौफ भी ना हो। अब तक वो सौदा कर भी चुका होता, मगर मसला यह था कि हाशिम रज़ा गायब था और इसके बगैर इस किस्म के मज़ीद तजर्बात मुमकिन ना थे। वही भारत से आने वाले साइंसदानों को अपने तजर्बात के ख़ास नुकात से आगाह कर सकता था। इसके बगैर ये सौदा बिल्कुल भी ना हो पाता। बाबा, क्या यह हवेली मलक मेहरबान की ज़मीनों के पास है? नहीं साहब, कोई फरलांग भर दूर होगी। उस दरमियान में बेला ना हो तो ये मनहूस हवेली मलक साहब की जहर से भी नज़र आए। बाग से परली तरफ जाएँ तो जहाँ ट्यूबवेल है ना, इस जगह से सिर्फ 2 फरलांग दूर है। बाबा ने सादगी में मुझे लाल हवेली का मुकम्मल नक्शा ही बता दिया था। अब मैं किसी की मदद के बगैर भी वहाँ तक जा सकता था, लेकिन मैं इस तरफ जाने से पहले मुझे शाही से मिलना चाहता था। मैंने नौकर से फ़ोन का पूछा। अंदर है जी, एक तार मेहमान खाने में भी है। गालिबन इसका मतलब था कि एक एक्सटेंशन मेहमान खाने में भी था। मैंने अंदर वाले नौकर से पूछा। इसने मेरी फ़ोन तक रहनुमाई की। ये नशिस्तगाह में था। मैंने मेजर शाहिद का नंबर मिलाया। इसकी जगह इसका नायब कैप्टन शाहिद मिला था। इसने गर्मजोशी से मेरी खैरियत दरियाफ़्त की। मेजर शाहिद कहाँ हैं? मेजर साहब तो ज़रा ब्रिगेडियर साहब के साथ गश्त पे गए हैं, मोर्चा का मुआयना करने के लिए। शायद रात तक या फिर कल सुबह तक वापसी हो। इन्होंने आपके बारे में बताया था। आप कब तक आ रहे हैं? मैं सोच में पड़ गया। मैं सिवाय मेजर शाहिद के किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता था। मैंने कैप्टन शाकिर मलिक मेहरबान का फ़ोन नंबर दिया। अभी मैं इस जगह मिलूँगा। अगर मेजर शाहिद रात से पहले आ जाए तो इसे कहना है कि मुझे कॉल कर ले, मैं पैगाम पहुँचा दूँगा। और कोई खिदमत सर? नहीं शुक्रिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कुदरत मेरे लिए मदद पर आमादा थी। मुझे एक दिन और रुकने को मिल गया था। मैं मलिक मेहरबान को मेजर शाहिद की अदम मौजूदगी को बताकर रुकने को कहता तो इसे कोई एतराज़ ना होता। मलक दोपहर तक वापस आया था। इसने मुझसे माजरत की, माफ़ करना जनाब, फल उतरने वाला है। इस वक्त देखभाल की बड़ी ज़रूरत होती है, वरना खासा फल ज़ाया होता है। नौकरों के सर पर ना रहें, ये काम भुगताते हैं, करते नहीं हैं। मैं जानता हूँ, आप फ़िक्र न करें। मैं मज़े में रहा और मुमकिन है आज भी आपकी मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ हूँ। दरअसल जिन मेजर साहब से मिलने आया था वो अचानक अपने अफसर के साथ सरहद के दौरे पर चले गए हैं। आज रात या कल सुबह वापस आएंगे। वो खिल उठा। बिस्मिल्लाह जी, खुशकिस्मती है जी हमारी, मेहरबानी है आपकी। मैं मुस्कुराया। दोपहर का खाना मेरे साथ ही खाकर मलक मेहरबान दोबारा ज़मीनों पर चला गया था। मैंने जाकर कार से बड़ा सूटकेस निकलवाया और इसमें कपड़ों तले असल सामान यानी रब नवाज के ख़िलाफ़ सबूत और हथियार रखे थे। हथियारों में एक खुद कार राइफ़ल थी। इसके अलावा 2 अदद पिस्टल थे। एक ब्रेटा था जिस पर साइलेंसर लगा था, दूसरा माउज़र था जो रईस लाया था। मैंने सामान में से दोनों पिस्तौल निकाल लिए। इन्हें लिबास में छुपाना आसान था। शाम 4 बजे मैं ज़मीनों की सैर करके बहाने रवाना हुआ। मैंने ट्यूबवेल वाले डेरे तक जाकर देखा। वहाँ से दूर दरख्तों का झुंड नज़र आ रहा था, जिसके बीच में अब लाल हवेली थी। जहाँ से रब नवाज की ख़ानदानी ज़मीनों का आगाज़ होता था वहाँ वीरानी और झाड़ियाँ थी। साफ जाहिर था इस तरफ की ज़मीन को आबाद ही नहीं किया जाता था। मैंने ज़रा घूम कर देखा। दरख्तों का झुंड सड़क से सिर्फ 1 किलोमीटर जुनूब के मशरिक में था। वापस आकर मैंने चंदा को तैयार रहने को कहा। मलक मगरब ज़रा से पहले आया था। मैंने इसे कहा, मलक साहब हम लोग ज़रा आर्मी के फील्ड हेडक्वार्टर तक गए थे। कैप्टन शाकिर ने मुलाकात के लिए दावत दी है। ज़रूर जाएँ जनाब, लेकिन खाना इधर ही आकर खाना है। हम रात 9 बजे तक आ जाएंगे। मैंने इसे यकीन दिलाया। ज़रूरी सामान मैंने पहले ही कार में रख लिया था। हम रवाना हुए तो सूरज गुरूब हो चुका था और तारीकी छा रही थी। तुम्हारा इरादा क्या है? चंदा बोली। तुम्हारे बारे में तो नेक है। मैंने कहा, अलबत्ता लाल हवेली के बारे में ये इरादा है कि इसका ज़रा सर्वे किया जाए और देखा जाए कि वहाँ के क्या हालात हैं।
मैंने कार सड़क पर ज़रा आगे ले जाकर किनारे पर आगे झाड़ियों के अंदर खड़ी कर दी। यहाँ पर यह महफूज थी। मैंने पहले ही स्याह शर्ट के साथ नीली पतलून पहन रखी थी। इत्तेफाक से चंदा ने गहरे रंग के कपड़े ही पहन रखे थे, लेकिन दुपट्टा ऑफ वाइट था और तारीकी में नज़र आता था। मैंने इसे दुपट्टा यहीं छोड़कर जाने के लिए कहा। किस कदर हिचकिचाहट के बाद वो मान गई। नासिर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चंदा किस कदर सहमी हुई थी। क्या कह सकते हैं, लेकिन हुई भी तो तुम हाथ पैर से हर नौयत को गड़बड़ से निपट सकती हो, और मुखालिफ अगर तमचा लेकर आए तो तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने माउज़र इसकी तरफ बढ़ा दिया। बस ख्याल रखना, मुझे ही गोली ना मार देना। मेरे लिए तुम्हारी आंख का इशारा ही काफ़ी है। शुरू हो गई बकवास। चंदा ने दुपट्टा कार की नशिश पर डाल दिया और बालों की गंदी चूटी को आपस में बल देकर जोड़े की शक्ल दे दी। मैंने अचानक इसे खींचा और बाजू में भरकर चूम लिया। ये क्या बदतमीज़ी है, इसने बिगड़ कर कहा। इससे मौका से फ़ायदा उठाना कहते हैं। मैं हंसा। वैसे तुम्हारा चेहरा इस तारीकी में भी किसी बल्ब की तरह चमक रहा है। दुश्मनों और बदख्वाहों को खास की दूर से नज़र आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ, अपना चेहरा कैसे छुपाऊँ? इसका भी हल है। इसे खादिम के पास मैंने कहा, जेब से रुमाल निकाल कर इसके चेहरे पर इस तरह बांध दिया कि सिवाय आंखों के सब ढक गया। इसकी चांद सी पेशानी पर पहले ही काली बदली से बाल छाए हुए थे। अब जिसका दिल चाहे वो तुम्हें देखे। वो हंसी। मैं किसी को नज़र ही कहाँ आऊँगी। हम झाड़ियों में से होते आगे बढ़े। ये बगैर कांटों की झाड़ियाँ थीं, जिन पर मौसम बहार में सुर्ख रंग के फूल खिलते हैं। इनमें कांटे होते तो हमारा हशर नशर हो जाता। फिर भी झाड़ियाँ टकराने से कपड़े ख़राब हो ही रहे थे। मैंने सोचा कि वापसी पर मलक मेहरबान के सामने अपने हुलिये की क्या वजाहत करूँगा। मैंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया था कि दरख्तों के झंड तक पहुँचते हुए मैं किसी खुली जगह से ना गुजरना पड़े। मलक मेहरबान की ज़मीनों से मिली ज़मीन को रब नवाज ने जानबूझकर गैर आबाद छोड़ा था, बल्कि हवेली के इर्द गिर्द की सारी ही ज़मीन गैर आबाद थी। मकसद वही था कि लोग इस तरफ आने और हवेली के बारे में तजस्सुस से गुरेज करें। किसी मुसीबत में ले जा रहे हो। झाड़ियों से उलझती चंदा झुंझला कर बोली, मेरी आस्तीन फट गई है। कोई बात नहीं, ऐन मुमकिन है कि दूसरी तरफ जाते जाते तुम्हारे सारे कपड़े ही फट जाएं और तुम किसी जंगल को इंटाप किसी फिल्मी हीरोइन के हुलिये में बरामद हो। बको मत। इसकी झींपी हुई आवाज़ आई, क्योंकि तारीकी इतनी थी कि हम बामुश्किल रास्ता और एक दूसरे के हुलिये देख पा रहे थे। झाड़ियाँ अचानक ख़त्म हो गई थी और सामने कोई 100 गज तक ज़मीन साफ़ थी। इसके बाद जंगल शुरू हो रहा था। हम ज़रा दाएं तरफ निकले थे। जंगल में ज़्यादातर बरगद और बैरी के दिलो कामत दरख्त थे। बरगद की लटकती जड़ें दूर से नज़र आ रही थीं। मैंने चंदा की तरफ देखा। दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाओ, दरख्त तक पहुँचना है। मैं तैयार हूँ, इसने कहा। रेडी, 1 2 3। मेरे कहते ही हम दोनों झुके झुके दौड़ पड़े थे। 30 सेकंड के अंदर हम दरख्तों तक पहुँच गए थे। मेरे साथ चंदा का सांस भी फूल रहा था। हम बुरी तरह हाँप रहे थे। मैंने अफसोस से कहा, एक ज़माना था कि हम शर्त लगाकर सुबह 4 मील की दौड़ लगाया करते थे और हमारा सांस दुरुस्त रहता था। आज 100 गज दौड़कर यह हाल हो गया। तुम भूल रहे हो। 1 मील इन मनहूस झाड़ियों से भी गुजरना पड़ा था। इसने सांस पर काबू पाते हुए कहा। अब बिलावजह मत बोलना। मैंने इसे डांटा। तुम लड़कियों को बिलावजह बोलने की बहुत आदत है। वो खफा हो गई। हम ज़रा सा आगे गए हैं। यहाँ घने दरख्तों तले इतनी तारीकी थी कि हाथ को हाथ नहीं बुझाई दे रहा था। मैंने जेब से छोटी सी टार्च निकाली। ये बमुश्किल उंगली के बराबर थी। इसका बल्ब वाला हिस्सा घूम कर सामने आता था तो ये रोशन हो जाती थी और वापस घुमाने से बुझ जाती थी। इसकी रोशनी चंद गज से यहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाती थी। घुप अंधेरे में ये हल्की सी रोशनी भी ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। मैंने इसके नन्हे से सुराख के आगे अंगूठा कर लिया। मैं आगे था, चंदा पीछे थी। हर तरफ बरगद की शाखें लटक रही थी। बेइंतहा गहरा सन्नाटा था। मुझे अपने दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक चंदा ने हल्की सी चीख मारी तो मौशर ही पड़ा था। मैं बहमी से पलटा। आवाज़ निकालना इतना ही ज़रूरी है तो गाना गा लो। वो कोई चीज़ मेरे पैर पर चढ़ गई थी। गालिबन हाथी होगा। व्हील तो खुशकी पर आ नहीं सकती। मेरा तंज महसूस करके वो खामोश हो गई। ये इस तरारी बात थी। औरतें चाहे शोर से डरें ना डरे, पाँव पर चढ़ जाने वाली इन चीज़ों से ज़रूर डरती हैं। चंदा जैसी बहादुर लड़की भी इस फितरत से खाली नहीं थी। मुझे अपने सख्त लहजे पर अफसोस होने लगा था, मगर ये वक्त माफ़ी तलाफ़ी का नहीं था। मैं पूरी तरह मोहतात था। मेरे कान किसी आहट पर मरकूज़ थे। ऐन मुमकिन था कि रब नवाज ने इस जंगल में अपने पालतू छोड़ रखे हों। मुझे ज़्यादा ख़तरा 4 पैरों वाले से था। इस जंगल की निगरानी के लिए सबसे बेहतर शायद कुत्ते थे, जो आने वाले किसी भी फ़र्द की बू सूंघकर या इसकी आहट सुनकर इसकी तरफ लपकते। जबकि दो पाइयाँ ये पालतू ना होते इतने मुस्तैद होते हैं और ना ही इनके हवास खमसा इतने तेज़ होते हैं। मैंने सरगोशी में चंदा से कहा, ख़तरा महसूस करते ही बेदरीक फायर कर देना, ख़ास तौर पर अगर कुत्ते हमला करें। कहने की ज़रूरत नहीं, इसने जले हुए अंदाज में कहा। मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूँगी। माँ, मुझे सामने से हल्की सी रोशनी का एहसास हुआ। मैंने फुर्ती से टार्च बंद कर दी। मेरे रुकते ही चंदा, जो मेरे ऐन अकब में थी, मुझसे टकराई। अगर इसने भी रोशन ना देख ली होती तो वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर इशारा करती। मैं इसे इशारे से वहीं रुकने को कहा और ख़ुद आगे बढ़ गया। मैं ज़मीन पर बैठ के आगे जा रहा था ताकि किसी मुमकिन पहरेदार निगाहों में आने का कम से कम इम्कान रहे। मैंने तार जेब में रख ली थी और पिस्टल निकाल कर इसका सेफ्टी कैच हटा लिया। ख़तरा देखते मैंने गोली चलाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैंने शाखों को हटाया तो मुझे सामने हवेली नज़र आई थी। इसकी बैरूनी दीवार दरख्तों से बमुश्किल 10-12 गज़ के फासले पर थी, मगर रोशनी हवेली से नहीं आ रही थी, बल्कि फसील साए में कुछ अफराद मौजूद थे। वो एक गड़े के अंदर
मौजूद थे और सामने दीवार के साथ एक कील पर लालटेन लटकी थी। इसकी रोशनी में देखी थी कल 3 अफराद थे और इन्होंने ज़मीन पर लंबे से प्लास्टिक बैग में लिपटी कोई शय रखी हुई थी। मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि वो कोई लाश दफना रहे थे। मैंने गौर से देखा, लाश सख्ती से लिपटी गई थी और इसके जिस्मानी खदोखल बता रहे थे कि वो कोई औरत थी। चल ओए रमजू, डाल इस मुसीबत को थल्ले, किसी ने भारी आवाज़ में कहा। अभी लो जी, दूसरे ने मुतअद्दिद से कहा। वो दुबला सा और शायद किसी नशे का आदी फर्द था। इस तरह मुश्किल प्लास्टिक बैग में लिपटी लाश को खींच कर गड़े में गिराया। मेरा दिल गम और गुस्से से भरने लगा था। ना जाने किसकी बेटी और किसकी बहन थी जो इस तरह बेकफन दफन की जा रही थी, एक बेनाम और निशान कब्र में। थी बड़ी जो रावादार बच्चे वाली थी। तीसरे ने मकरूर से हंसी से के साथ कहा, इसका बच्चा भी बंदर जैसा था। मैंने गहरी सांस लेकर अपने इश्तियाल पर काबू पाया, वरना मेरा दिल चाह रहा था कि इन तीनों के सर में सुराख कर दूँ। एक और जान इनकी भीड़ चढ़ गई थी, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि ये तो गुलाम थे जिनका काम ही अपने आकाओं के हुक्म की तामील करना था। बुराई की असल जड़ तो वही थे, ये तो सिर्फ शाखें और पत्ते थे। एक बार जड़ ख़त्म कर दी जाती तो ये अपने ही आप ख़त्म हो जाते। इन्होंने जल्दी जल्दी घड़े में मिट्टी भरी और इसे पाट दिया। ऊपर से मिट्टी अच्छी तरह हिमवार करके इस पर सूखे पत्ते बखेर दिए। यूँ बज़ाहिर ऐसा लगने लगा ज़मीन पर कोई खुदाई ना की गई हो। वो लालटेन लेकर एक तरफ चले गए। इन्होंने लाश ज़्यादा गहरी दफन नहीं की थी और मुश्किल 4 फुट की गहराई थी। प्लास्टिक के बैग में शायद इसी वजह से लपेटा गया था कि बू पाकर कहीं जानवर ना लाश निकाल लें। वो लोग ज़रा आगे जाकर एक छोटे दरवाजे से हवेली के अंदर चले गए थे, जो बाहर से बज़ाहिर तारीक और कती बेआबाद नज़र आती थी। इसकी फसिल देखने में तो पुरानी नज़र आती थी, लेकिन यह खासी मजबूत और कोई 10 फुट बुलंद थी। मैंने दरख्तों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। ऐन मुमकिन था कि हवेली के ऊपर से बाहर की निगरानी की जा रही हो। मैं वापस पलटा और चंदा को वहीं रुकने का कहकर दरख्तों में हेस फसील के साथ साथ चलने लगा। बाज़ जगहों पर दरख्तों के किनारे इतने खुले थे कि वहाँ से गुजरते हुए देख लिए जाने का खतरा था, लिहाजा मैं ज़रा अंदर से होकर गुजरा था। हवेली का मेन गेट मशरिक़ की तरफ था, यानी इसका मुँह रबनवाज ख़ानदान की ज़मीनों की तरफ था। इस जगह से अंदरूनी इमारत वाज़ह नज़र आ रही थी, यानी सामने खुला सहन था। मरकज़ी दरवाज़े लोहे का और भारी भरकम था। बज़ाहिर इसकी हालत भी जंग खोरदा हो रही थी और इसे इस्तेमाल भी किया नहीं जाता था, मगर इसके नीचे की ज़मीन बता रही थी कि गेट को बाकायदगी से आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ ज़मीन पुख्ता थी और इस पर बाकायदगी से छिड़काव किया जाता था ताकि मिट्टी जमी रहे। अचानक हवेली के अंदर से किसी के वहशियाना अंदाज में हंसने की आवाज़ आई थी। साथ ही कोई यूँ बोला था जैसे इसका मुँह बंद हो। मुझे तजस्सुस होने लगा कि हवेली के अंदर क्या हो रहा था। मैंने इधर उधर देखा, मगर दीवारों में ऐसा कोई रखना नहीं था इस पर चढ़कर मैं अंदर झांक सकता। मान मेरी नज़र दीवार से ज़रा ही फासले पर आके पीपल के ऊंचे से दरख्त पर पड़ी। मैं इस पर चढ़कर अंदर देख सकता था। कराहने की घट्टी घट्टी सी आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। इसके साथ कुछ और आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे कोई पानी में छुप छुप कर चल रहा हो। मैंने इर्द गिर्द का मुआयना किया। पीपल के दरख्त पर किसी चुड़ैल के तो नहीं, अलबत्ता सांप या इसी कबील के किसी कीड़े पाए जाने के रोशन इम्कानात थे। मैंने अल्लाह का नाम लेकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। जूते मैंने उतार कर इनके फीतों को पतलून की बेल्ट पर कमर के पीछे बांध लिया था। खुशकिस्मती से ऊंचा होने के बावजूद दरख्त की शाखें आड़ी तिरछी थी, इसलिए इन पर चढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। एक खासी मोटी शाख हवेली के फसील के तकरीबन पास तक चली गई थी। मैं इस पर चढ़कर रफ्ता रफ्ता आगे खिसकने लगा था। ज़रा सी देर में हवेली के सहन का मंजर मेरे सामने था। ये एक और इबरतनाक मंजर था। ऐसा लगता था कि यह हवेली दहशत और जुल्म का मंबा थी। यहाँ इंसानों की और इंसानियत की तजलील की जाती थी और इन्हें नाकाबिले बयान अजियत दी जाती थी। सहन में ऐसा ही एक मंजर था। सहन में दरख्त के एक खुश्क तने के साथ एक बरहाना शख्स को बांधा हुआ था। इसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और पानी में छुप छुप कर करने जैसी जो आवाज़ें थी दरअसल इसके जिस्म पर बरसने वाले कोड़े से पैदा हो रही थी। हर ज़रब पर इसका बंधा जिस्म मुमकिन हद तक बल खाता था और इसकी नाक से आवाज़ निकलती थी। मुंह पर तो कपड़ा बांधा हुआ था। लालटेन की मध्यम रोशनी में यह मंजर बेहद भयानक और आसेब ज़दा लग रहा था। मारने वाले अफराद 2 थे जो इस पर रुके बगैर कोड़े बरसा रहे थे। इनके अलावा 2 अफराद और थे। एक कबील हबशा शख्स था जिसकी मूछें नुमायाँ थी। इसने जिस्म पर राइफल सजा रखी थी और मकरूसा कहका इसने लगाया था, क्योंकि बंधा हुआ शख्स जब जिस्म के नाजुक हिस्से पर लगने वाली ज़रब के बाद मछली की तरह तड़पा तो इसने वैसा ही एक और पुरहौल कहका लगाया। मेरा खून एक बार फिर खोलने लगा था। रब नवाज का नाम अब शैतानियत और बर्बरियत की ऐसी निशानी बन गया था जिससे किसी अच्छाई की ज़रा सी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। वो बजाय खुद मुजस्सम शैतान साबित हो रहा था। इसका हर अमल इंसानियत सोच ही साबित होता था। फिर तकदीर को मजरूब पर रहम आ गया और इसे बेहोशी के हिसार में पनाह मिल गई, जहाँ हर तकलीफ़ और हर अजियत का एहसास ही फना हो जाता है। अब वो दरख्त खुश तने से बंधा झूल रहा था। राइफल वाले शख्स के इशारे पर कोड़ों बरादरों के हाथ रुक गए थे और इसके साथ खड़े शख्स ने आगे बढ़कर तने से बंधे शख्स को खोलकर किसी बोरी की तरह शाने पर लाद दिया। अंदर ले जाकर इसे नीचे डाल दो, राइफल बरादर ने गोंजीली आवाज़ में कहा। दोनों कोड़े वाले अपने कोड़े समेट कर अंदर चले गए। इनके पीछे तीसरा फर्द भी बेहोश होने वाले को ले गया। अलबत्ता राइफल बरादर सहन में मौजूद रहा था। किसी सोच में था। इसने कई बार इर्द गिर्द देखा और दरख्त पर भी नज़र डाली थी, मगर मैं पत्तों में इस तरह छुपा था कि रोशनी में भी मुश्किल नज़र आता। इस वक्त तो तारीकी छाई हुई थी। राइफल बरादर बेकरारी से चारों तरफ देख रहा था, जैसे इसे शुबा होकर कोई इसे देख रहा है।
बाज़ लोगों की छठी इस मामले में बहुत तेज़ होती है, बिल्कुल औरतों की तरह, जिन्हें मालूम हो जाता है कि कोई इन्हें छुप कर देख रहा है। और टहलता हुआ फसील तक आया। इसने फाटक से बाहर भी झाँका, फिर अंदर मुँह करके किसी को आवाज़ दी। फ़ौरन ही एक शख्स नमूदार हुआ। इसने तहमकाना अंदाज में इस शख्स से कहा, जाकर शेर और चीते को ले आ। बज़ाहिर ये कोई हजरात थे, लेकिन इसके अंदाज से मेरी इस अलार्म देने लगी। मैं एक लम्हे में समझ गया था कि इसने कुत्ते मंगवाए थे। अब वहाँ एक लम्हा ठहरना भी बेहद ख़तरनाक हो सकता था। मैं हर मुमकिन तेज़ी से नीचे उतरा और जब जूते पहन रहा था तो मैंने कुत्तों की दबी दबी गराहटें सुनी। मैं पूरी कुव्वत से इस तरफ भागा जहाँ चंदा मौजूद थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो चंदा वहाँ नहीं थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं इस जगह चंदा को छोड़ गया था। मैंने इसे पहले दबी ज़ुबान में फिर ज़ोर से आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। इस लम्हे फाटक की तरफ से कुत्तों के ज़ोर शोर से भौंकने की आवाज़ आई। मैंने एहतियातन बलाए ताक रखी और टार्च चलाते हुए जंगल से बाहर की तरफ भागा। कुत्ते भौंकते हुए मेरी तरफ ही दौड़ आ रहे थे। इन्हें मेरी बू मिल गई थी। मुझे चंदा की फ़िक्र थी, लेकिन मैं खुद को महफूज रखता तब भी तो चंदा को तलाश कर सकता था। मैं लटकती और नीची शाखों से टकराता उलझता जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था। कुत्तों के इस मामले में सबकत थी कि वो नीचे होकर चारों पैरों से दौड़ रहे थे और इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मैं इस घने जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। मैंने रुक कर ज़रा कान लगाए। जिस तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, इसकी मुखालिफ सिमत दौड़ा। कुत्ते तो दो ही थे, लेकिन वो जिस वहशियाने अंदाज में मुसलसल भौंक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शिकारी कुत्तों का पूरा ग्रुप मेरे ताक़ुब में हो। मैंने झाड़ियाँ हटाने के बजाय झुककर भागना शुरू कर दिया और टार्च की रोशनी में रात में अच्छी तरह नज़र आ रहा था। बिल आखिर मैं उलझी हुई शाखों से बाहर निकला तो मैंने खुद को जंगल के किनारे पर पाया। मैं शुमाल मगरबी सिमत में अंदर गया था और निकला तो जनूब मगरबी सिमत में। गोया मुझे चक्कर काट कर झाड़ियों की तरफ जाना था। इस सूरत में तवील हिस्से खुले में अबूर करना पड़ता और मैं ताक़ुब में आने वालों की नज़र में आ जाता। कई करीब आए बगैर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन अगर कुत्तों के साथ राइफल बरादर होता तो वो मुझे दूर से ही निशाना बना सकता था। लिहाजा मैंने सीध में दौड़ लगाई। जब पहला कुत्ता नमदार हुआ, मैं झाड़ियों तक पहुंच चुका था। मैं एक जसीम हियोले को की तरह मैदान पार करके अपनी तरफ आते देखा। इसके अक़ब में ज़रा से वक्फे से दूसरा कुत्ता चला आ रहा था। मैंने जाने के बजाय वहीं रुककर इन कुत्तों से निमटने का फ़ैसला किया। झाड़ियों में मुझे घेर भी सकते थे। मैं तारीकी में एक झाड़ी में दबका था, लेकिन कुत्ता मुझे देख रहा था, इसलिए जंजीर छुड़ाकर पूरी रफ्तार से दौड़ा चला आया। अलबत्ता दूसरे के साथ इसका रखवाला था। सबसे आखिर में राइफल ब्रादर जंगल के किनारे से नमदार हुआ था। राइफल से ज़्यादा ख़तरनाक शय इसके हाथ में दस्ती सर्च लाइट थी। जैसे ही इसने सर्च लाइट रोशन की, मैंने आगे आने वाले कुत्ते को गोली मार दी। 10 गज़ के फासले से निशाना ख़ता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कुत्ता कर्बनाक आवाज़ें निकालता हुआ ज़मीन पर लूटने लगा। फायर की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन शोला ज़रूर देख लिया था। मैंने तेज़ी से अपनी जगह बदली और इस इस्नाम में रखवाले को जज्बात में आया कुत्ता खींचता हुआ खासा आगे ले आया था। मैंने इससे भी गोली मार दी। जैसे कुत्ते ने चीख मारी, मैं तेज़ी से झाड़ियों में घुस गया। इस लम्हे फ़िज़ा राइफ़ल की आवाज़ से गूंज उठी थी। गोली सीटी बजाती मेरे सर के ऊपर से गुजरी थी। मेरे अक्कम में दौड़ते कदमों और गालियाँ देने की आवाज़ आ रही थी। दोनों मर गए। मैंने राइफ़ल ब्रादर की आवाज़ सुनी थी, लेकिन कुत्तों के रखवाले ने क्या जवाब दिया ये मैं नहीं सुन सका। मुझे कार तक पहुंचने की फ़िक्र थी। अगर चंदा महफूज थी तो इसे वहीं आना चाहिए था। एक शैतान फितरत आदमी की वजह से हमारा हवेली मिशन तकरीबन नाकाम हो गया था। हम सिवाय इसके कुछ नहीं मालूम कर सकते थे कि हवेली वाकई जराइम का गढ़ थी, लेकिन दुश्मन पर यह बात आश्कार हो गई थी। कोई लाल हवेली के सनगन में है और रब नवाज जैसे शातिर का जहन फौरी तौर पर मेरी तरफ जाता। मुझे चंदा की फ़िक्र थी, वो न जाने इस जगह से क्यों हटी थी जहाँ मैं इसे छोड़ कर गया था। लेकिन यह भी मुमकिन था किसी ने इसे खामोश से काबू कर लिया हो, मगर किसी ने। अगर ये काम हवेली वालों का होता तो वो चंदा को किस रास्ते से अंदर ले गए थे, क्योंकि मैं मेन गेट और साइड वाली दीवार का रास्ता मेरी नज़रों में था और ना ही हवेली में कोई हलचल मची थी। कुत्तों से निजात पाते ही चंदा का मसला मेरे जहन पर सवार हो गया था। 2 आदमियों की तरफ से मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। दिल तो वो अब झाड़ियों में घुसने का ख़तरा ही मोल न लेते। इनके अनदेखी मौत से सब ही डरते हैं। फिर इन वसी रकबे पर फैली झाड़ियों में महज 2 अफराद मुझे कभी तलाश ना कर पाते। यहाँ यह ख़तरा था कि फायर की आवाज़ सुनकर हवेली से मज़ीद कमक ना। इसी वजह से मैंने जल्द अज जल्द गाड़ी तक पहुँचने का फ़ैसला किया था। मैं हर मुमकिन तेज़ी से सफ़र कर रहा था। अब मुझे खराशों और कपड़े ख़राब होने की फ़िक्र भी नहीं थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि चंदा खैरियत से हो, इन दरिंदों के हत्या ना चढ़ी हो। औरतों के मामले में रब नवाज और इसके गिरगों की जहनीत में अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था। बेशक चंदा मार्शल आर्ट की माहिर सही, और अगर खुले हाथ पैर से मुकाबला होता तो मुझे यकीन था कि वह दर्जन पर अफराद के काबू में ना आती, लेकिन अय्यार शख्स असलहे की मदद से इस पर काबू या इसे अपनी बर्बरियत का निशाना बना सकता। चंदा का हुस्न बेकाबू कर देने वाला था। मैं दफन की जाने वाली औरत के बारे में क्या जाने वाला तबसरा नहीं भूला था। चंदा अगर इनके काबू में थी तो इसकी जान के साथ इसकी आबरू भी ख़तरे में थी। मैं मुश्किल इस जगह तक पहुंचा जहां मैंने कार छोड़ी थी। इसे खाली पाकर मेरा दिल डूबने लगा था। चंदा गायब थी, वो अब तक नहीं आई थी। इसका मतलब था कि इसके आने का इम्कान कम ही था। फिर मैंने इसका इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। मैं बेकरारी से कार के पास ही टहल रहा था। मेरे कान किसी आहट पर मरकूज़ थे जो आने वाले को बता देने, लेकिन कोई आहट नहीं थी, कोई चाप नहीं थी। हर गुज़रते लम्हे मेरी बेकरारी में इजाफ़ा हो रहा था। मुझे चंदा का इंतज़ार करते निसफ घंटा हो चुका था।
मुझे ख्याल आया कि शायद वो हवेली के गिर्द जंगल की तारीकी में भटक गई हो, लेकिन मैंने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। अगर ऐसा होता तो कुत्ते मेरे अलावा इसकी तरफ भी लपकते। इसका मतलब था कि वो कुत्तों की आमद से पहले ही जंगल से निकल चुकी थी। अगर वो बाहर आती तो यकीनन कार के पास मौजूद होती, लेकिन ऐसा नहीं था। यानी अब एक ही जगह इसकी मौजूदगी मुमकिन थी और वो थी लाल हवेली। इसे किसी तरकीब से काबू पाकर ऐसे रास्ते से अंदर ले जाया गया था जो मेरी नज़र में नहीं था। मुमकिन है हवेली के फसील में कहीं और भी दरवाजे हों या फिर कोई खुफिया रास्ता हो। ये भी हो सकता है कि जंगल से कोई खुफिया सुरंग हवेली के अंदर तक जाती हो। कानून शिकर अनासिर अपने ठिकानों में हमेशा फ़रार के एक रास्ता ज़रूर रखते हैं। चंदा को किसी ऐसे ही रास्ते से अंदर ले जाया गया था। ये ख्यालात अज़ियतनाक सही, लेकिन मंतकी तौर पर चंदा की गुमशुदगी का यही वाहिद माकूल जवाब हो सकता था। मैंने हवा के दोष पर लहराती आवाज़ें सुनी। अफराद इसी तरफ आ रहे थे। इसका मतलब था कि हवेली से और अफराद को बुलाकर झाड़ियों में मेरी तलाश का काम शुरू कर दिया गया था। अब यहाँ से निकल जाना ही मेरे लिए बेहतर था। मैंने कार स्टार्ट की और इसे घुमाकर सड़क पर ले आया था। सड़क पर आते ही मैंने एक्सीलेटर पूरी कुव्वत से दबाया था। कार चीते की तरह जुस्त लगाकर भागी थी। मैंने मलक मेहरबान की बजाय आर्मी फील्ड हेडक्वार्टर जाने का फ़ैसला किया था। मैं जल्द अज जल्द मेरे शाही से मिलना चाहता था। चंदा की सलामती के लिए ज़रूरी था कि लाल हवेली पर फौरी छापा मारा जाए। मैंने महसूस किया कि कुछ रोशनियाँ मेरे ताक़ुब में चली आ रही हैं। कोई गाड़ी थी। जब वो रोशनी इतनी नज़दीक आ गई कि मैंने इसे देख लिया। ये खुली जीप थी और इसमें ऊपर सवार अफराद के अज़ाइम इनके लहराते हुए हथियारों से झलक रहे थे। खुशकिस्मती से ये एक सीधी और साफ़ सड़क थी। अगर सड़क कच्ची होती या सिरे से ना होती तो जीप लम्हों में लांसर को आ लेती, लेकिन अब मैं अपनी कार की रफ्तार आजमा सकता था। जैसे ही मैंने कार की रफ्तार को तेज़ किया, अकब से फायरिंग शुरू हो गई। फासला शायद 200 गज़ भी नहीं था और राइफ़ल की मार के लिए ये फासला कुछ नहीं था। गोलियाँ कार के दाएँ बाएँ से गुजरने लगी थीं। जीप चलते हुए खासे झटके लड़के, इसलिए निशाना खता जा रहा था। फिर भी गोलियाँ खासी करीब से गुजर रही थीं। इसके बाद इनका निशाना बेहतर होने लगा था और एक गोली ने अकवी शीशा बिखेर दिया। वो टायरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और गोलियां तो तवातर से डिक्की पर लग रही थी। फिर एक गोली काम कर गई। अकवी टायर धमाके से बरस्ट हुआ। मैंने रफ्तार कम करने के लिए ब्रेक लगाए तो कार घूमकर कच्चे में उतर गई। यहाँ दोनों तरफ ही गैर आबादी ज़मीनें थीं जिनमें झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी। कार उतर कर लहराने और लड़खड़ाने लगी। रफ्तार खासी तेज़ थी। मैं इसे काबू करने की कोशिश कर रहा था, मगर कच्चे में आकर इसका दूसरा टायर भी फट गया और कार उलट गई। मैं छत से टकराया। कार फिर सीधी हुई। मैं अपनी नशिस्त पर गिरा। कार ने 3-4 कलाबाजियाँ खाई थीं। मैं अंदर ही अंदर ज़ेर व ज़बर होकर रह गया था। मेरा सर स्टीयरिंग से टकराया था। चक्करों की शिद्दत में इजाफा हो गया था। बिलाखिर कार ने आखिरी कलाबाजी खाई और सीधी खड़ी हो गई। झटके ने मेरे हवास बहाल कर दिए थे। मैंने फौरी तौर पर अपनी हालत का अंदाज़ा लगाया। मैं टूट फूट से बच गया था, लेकिन सर पर स्टीयरिंग लगने से गुम्बद निकल आया था। किसी शय से लगकर ज़ख्मी हुआ था। मैंने बैठा निकालना चाहा तो पिस्टल जेब में नहीं था। उल्टे पटने दौरान ही वो जेब से निकल गया था। मैंने झुक कर देखा, इधर उधर हाथ मारे तो वो मुझे फ्रंट सीट पर मिल गया। अब बाहर निकलना था। इससे पहले कि जीप मेरे सर पर सवार हो जाती, मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा जाम हो गया था। मुझे इसकी तवक्का थी। मैंने बरेटा के दस्ते से शट तोड़ दिया और जिस्म सिकड़ कर बाहर निकल आया। मेरा जोड़ इस हादसा से हिल गया था। 70-80 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ाती के उलटने के बाद मेरा अपने पैरों पर खड़े होना भी मौजज़े से कम नहीं था। जीप की गराहट सुनकर मैं ज़मीन पर गिर गया और रेंगता कार से दूर जाने लगा। कार में काम की कोई शय नहीं थी। मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कार से सूटकेस निकाल लिया था। मलक मेहरबान के घर में महफूज था। अगर कार में होता तो मेरे इसे लेकर भागना नामुमकिन था और इसमें मौजूद सबूत रब नवाज के आदमियों के हाथ लग जाते। जीप लम्हों में वहाँ रुकी और इसमें से लोग को दे। कार खाली है। किसी ने चिल्ला कर कहा, भाग गया हरामज़ादा। भाग कर कहाँ जाएगा? राइफल ब्रादर की आवाज़ यहीं कहीं होगा, तलाश करो इसे। वो फैल गए और झाड़ियों और घास को खंगालने लगे। मैंने ब्रेटा चेक किया। इसमें अभी 7 गोलियाँ बाकी हैं और आने वाले 4 या 5 थे, मगर वो सब ख़तरनाक असले से मुसल्लह थे। इनके पास खुदकार राइफलें थीं। ज़रा और होते तो वो गोलियां बरसा कर मुझे मार देते। मेरे आफियत इसमें थी कि वहाँ से दूर निकल जाऊँ। मैं आगे आगे रेंगने लगा था। मेरी कोशिश थी कि पौधों और घास को देखे बगैर आगे बढ़ूँ। चाँद निकल आने से माहौल कच्चे की तारीख नहीं रहा था। अगर वो झाड़ियाँ हटाते तो मैं बिल्कुल साफ नज़र में आ जाता। मैं हर मुमकिन तेज़ी से इनसे दूर था, अगरचे इनकी रफ्तार मुझसे ज़्यादा ही थी। लेकिन जब मैं कार से दूर हो रहा था, मेरी तलाश का दायरा वसी होता जा रहा था और इस तनासुब से मेरे तलाश करने के लिए इम्कानात कम होते जा रहे थे। खुशकिस्मती से सीधा मेरा रुख नहीं किया था, बल्कि वो दूसरी सिमतों तलाश कर रहे थे। खासी दूर निकलने के बाद मैं अपने आप को उठाया ताकि दुश्मन को देखने के साथ फ़रार के लिए मुनासिब सिमत भी तलाश कर सकूं। दुश्मन खासा पीछे रह गया था। दरअसल मुझे तलाश ही गलत सिमत में कर रहे थे। इस जगह झाड़ियाँ तकरीबन ख़त्म हो गई थीं और कुछ फासले पर खेत शुरू हो रहे थे जो फ़िलवक्त खाली थे और मैं यहाँ फ़ौरन ही निगाहों में आ जाता। खेतों से कोई फरलांग भर के फासले पर किसी गाँव के आसार नज़र आ रहे थे और इक्का दुक्का जगहों पर रोशनियाँ भी नज़र आ रही थी। मैंने दाएँ बाएँ देखा। बाएँ तरफ ज़रा आगे से एक बाग था जो खासे वसी रकबे पर फैला था। मैं वहाँ तक पहुँच जाता तो फिर मेरे लिए कोई मसला न रहता। मैं दुश्मन से भी महफूज रहता और गांव तक भी जा सकता था, मगर बाग तक पहुँचना भी आसान नहीं था।
मुझे झाड़ियों के इस सिरे को मतवाज़ी सफ़र करना था और दुश्मन रफ्ता रफ्ता इस तरफ आ रहा था। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर आगे की तरफ सरकना शुरू कर दिया, बल्कि जहाँ झाड़ियाँ ज़रा ऊँची होती मैं झुके झुके दौड़ भी लगा देता था। ऐसे ही किसी मौका दुश्मन की नज़र मुझ पर पड़ गई, जिसके बाद ज़लज़ला सा आ गया। वो सब बैक वक्त चीख चीख कर मेरी निशानदही करने लगे। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी थी। मैं जल्द अज जल्द बाग तक पहुँच जाना चाहता था। रेंगते मुझे अचानक ही ज़रा आगे आहट महसूस हुई। अपनी हमाकत का एहसास होते ही वो सब खामोश हो गए थे और अब खामोशी से मुझे तलाश कर रहे थे। मैं साकत हो गया। मुमकिन था कि हवा से झाड़ी हिली हो और ये भी मुमकिन था कि दुश्मन हो। मैंने बरेटा इस तरफ कर दिया था जिस तरफ से आहट सुनाई दी थी। मैंने सोच लिया था कि दुश्मन हो तो इसे ज़रा मोहलत नहीं दूंगा। झाड़ियाँ साकत थी और जब मैं दोबारा रेंगने का इरादा कर रहा था, झाड़ियाँ दोबारा हिलीं और इनमें से एक चेहरा नमूदार हुआ। मुझे ज़मीन पर लेटे देखकर इसका मुँह ताज्जुब से खिला था, तो मैंने इसके खिले मुँह में गोली मार दी। इसने धाड़ नुमा आवाज़ निकाली थी जो अधूरी रह गई थी, तो झाड़ियों में गिरा और करीब नज़ा में हाथ पैर मारने लगा। झाड़ियों में जलजला सा आ गया था। ओए क्या हुआ, किसी ने चिल्ला कर कहा। जाहिर है वो सब इस तरफ आते, लिहाजा मैंने एक आम नफ्सियात के नुक्ते से फ़ायदा उठाया और इनसे दूर जाने के बजाय मैंने ख़तरा मोल लेकर इनकी तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो बेपरवाह दौड़े चले आ रहे थे। इनके वहम गुमान पे नहीं था कि मैं इनकी तरफ आऊँगा। एक तो मेरे पास ही गुजरा था। कुछ ही देर में इन्होंने अपने साथी की लाश देख ली और दीवाने हो गए थे। इन्होंने अंधाधुंध चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर दी। शुक्र है कि अपने अकब की तरफ इनका ध्यान कम था, लेकिन मैं एहतियातन ज़मीन से चिपक गया। कई गोलियां मेरे ऊपर से गुजरी थीं। इनका जोश ज़रा कम हुआ तो मैंने दोबारा झुके जुमे बाग की तरफ रेंगना शुरू कर दिया था। एक साथी के मरने के वो सिर्फ मोहतात बल्कि खौफजदा भी हो गए थे। अब ज़रा सा पत्ता खिड़खड़ता था तो फायरिंग शुरू कर देते। मैंने रेंगने के दौरान कई बार फायरिंग की आवाज़ सुनी। पिछले 2 घंटे की भाग दौड़ और कार हादसे ने मुझे थका डाला था। जान का खौफ ना होता तो मैं रेंगना तर्क करके आराम करता, मगर रुकने का मतलब है अपनी शामत को आवाज़ देना था। इसी वक्त वो इतने इश्तियाल में थे कि मुझे जहाँ पाते बिला तवक्कुफ़ गोलियाँ मार देते। मेरे कपड़े फट गए थे, कोहनियाँ और घुटने छिल गए थे और बालों में गर्दो गुबार और झाड़ झंकाट भर गया था। मजमूई तौर पर मेरी हालत दिगर गूँ थी। एक बार मैंने रेंगते हुए इनका जायज़ा लिया। वो खासी दूर थे और अब आज़ादाना चलने की बजाय मोहतात अंदाज में हरकत कर रहे थे। मैंने रेंगना जारी रखा। लोगों ने अक्सर फिल्मों और ड्रामों में फ़ौजियों को ज़मीन पर इसी तरह रेंगते देखा होगा, लेकिन ये काम किस कदर दुश्वार है ये सिर्फ वही जानता है जो इसके अमली तजर्बे से गुजर चुका है। रेंगते रेंगते मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। थकन से मेरे बाजू और टांगें शल हो रही थी। बस एक मैकानिकी से अंदाज में आगे हरकत कर रहा था, जैसे मैं सारी उम्र रेंगता रहूँगा। ना ये मनहूस झाड़ियाँ ख़त्म होंगी, ना ये बाग की हद शुरू होगी। इस वक्त मेरा ये हाल था कि अगर कोई दुश्मन सर पर आ जाता तो शायद मैं इसे गोली मारने के बजाय नाकाम रहता। रेंगते रेंगते एक बार मैंने सामने देखा तो बाग की हद के पास ही पाकर दिल बाग बाग हो गया था। दम तोड़ती तवानाई फिर से जी उठी थी। मैंने एक बार फिर इन तीनों का मुआयना किया। वो कम वक्त इसी सिमत आ रहे थे। मैंने ताख़ीर मुनासिब न समझी और उठकर झुके झुके दौड़ते हुए बाग में घुस गया। फ़ौरन ही कुछ गोलियां मेरी तरफ लपकी थीं, लेकिन मैं बाग की 4 दीवारी अबूर कर चुका था। अंदर आते ही मेरे अंदर एक नया एतमाद आ गया था। मैं अब आज़ादाना दौड़ सकता था और मैंने दौड़ने में ताख़ीर नहीं की थी। दरख्तों के दरमियान से निकलते मैं अचानक एक ही सुरख कैपिटल की छत वाली इमारत के सामने जा पहुंचा था। दरअसल बाग के वक्त में ये बंगला था जो गालिबन बाग के मालिकों ने इसे ठहरने के लिए बनवाया था। बंगले की रोशनियाँ बता रही थी कि वहाँ पर लोग मौजूद थे। मुझे यकीन था कि मौत के हर कारे मेरे तक़ुब में बिला तकल्लुफ़ बाग में घुस आएंगे। मेरा जल्द अज जल्द कहीं छुप जाना ज़रूरी था। मुमकिन है रब नवाज़ के इस बाग के मालिक से भी ताल्लुकात हों। इस सूरत में इस बाग के रखवाले ज़रूर इनका साथ देते। इस लम्हे बाग के दूसरी तरफ से बोलने की आवाज़ आई और फिर आवाज़ें बंगले की तरफ आने लगीं। ये मेरे पीछे आने वाले रब नवाज़ के कुत्ते नहीं थे, वरना वो आवाज़ें ना निकालते। मैंने इधर उधर देखा। बंगले का 3 बरामदा था जिसमें सतून और जालियाँ लगी थीं। इन पर मुख्तलिफ बेलें चढ़ रही थी। अलबत्ता अकबी हिस्से में एक कतार में खिड़कियाँ थीं जिनके नीचे फूलों की क्यारियाँ बनी हुई थी। सारी खिड़कियाँ बंद थी और इनमें से 2 के पर्दों के पीछे से रोशनियाँ झलक रही थी। मान इस खिड़की का पर्दा सिरका जिसके सामने मैं था। इससे पहले पर्दा पूरी तरह हटता मैं तेज़ी से झुक गया और दीवार के साथ चिपक गया। खिड़की खोली और किसी ने बाहर झांका। आवाज़ें अब बेहद नज़दीक आ गई थी। शायद वो लोग बंगले के दाएं तरफ थे और किसी लम्हे अकबी सिमत में आ सकते थे। दूसरी तरफ मेरे सर पर कोई सवार था। मैं नहीं जानता था। ऐन मुमकिन था कि मुसल्लह हो, वरना मुझे देखकर आवाज़ तो निकाल ही सकता था। मेरे जहन ने तेज़ी से फ़ैसला किया। मैंने अपने कदमों को पूरी कुव्वत के ऊपर की तरफ उछाला। मेरा एक हाथ खिड़की पर जमा और मैं अंदर जाते हुए एकदम नरम और नाजुक वजूद से टकराया जिस आफत नागहानी के लिए तैयार नहीं था। इसके मुंह से हल्की सी एक इस्तराबी चीख निकली। वो ज़मीन पर गिरी और मैं इसके ऊपर गिरा था। हर बात से बेफिक्र होकर मैंने सबसे पहले इसका मुंह दबाया। आवाज़ ना निकालना, मैंने शफ़ाक लहजे में कहा, वरना और ब्रेटा की नाल इसकी गर्दन पर लगा दी। मेरे चौड़े पंजे के नीचे इसके सारे नकुश दब गए थे। अलबत्ता गज़ाली आँखें फैल गई थीं। इनमें बेपनाह खौफ के साथ हैरत भी नुमाया थी। इसने आहिस्ता से सर हिलाया और मैं इसका मुंह दबाए दबाए इसे झटके से खड़ा किया। खिड़की बंद करके पर्दा बराबर कर दिया। इस वक्त आने वाले की आवाज़ें करीब आ गई थी। मैंने महसूस किया कि वो और करीब आ रहे हैं।
मेरा सिर्फ एक हाथ इसके मुंह पर था, दूसरे हाथ में मैंने पिस्टल संभाल रखा था। इसके दोनों हाथ आज़ाद थे। इसने मुझे नोचने के या अपना मुंह छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। मुझे खुद वो इस तरह अपने ताउन का धोखा देकर अपना मुंह आप बंद करना चाहती थी ताकि चीख कर लोगों को मुतवज्जा कर सके। इसने आने वालों की आवाज़ सुन ली थी। इसने आंखों से कि मैं इसका मुंह आज़ाद कर दूं, मगर मैं कोई ख़तरा मोल मोड में नहीं था। इस लम्हे खिड़की पर दस्तक हुई और बुलंद आवाज़ से कहा, मालकिन आप ठीक हैं? ये कौन है? मैंने सरगोशी की। फिर मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इसका मुंह बंद था। आवाज़ कैसे निकालती? पहले से तेज़ थी। इसने फिर मालकिन की खैरियत दरियाफ्त की। इस बार इसके अंदाज में तशवीश थी। गालिबन वो खिड़की तोड़ देता। मैंने इसे सरगोशी में कहा, इसे कहो, और इसका मुंह आहिस्ता से आज़ाद करके मैंने धमकाया, ज़रा सी गलती तुम्हारी जान ले लेगी, प्लीज़। इसने आहिस्ता से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाथ हटने में इसे देखकर हैरान रह गया था। नवाज़ की बहू और दिल नवाज़ की बीवी फरियाल थी, मगर यह वक्त ज़ाया करने का नहीं था। मैंने इसे खिड़की की तरफ और नीचे हो गया। मेरे पिस्टल का रुख इसकी तरफ लरजते हाथों से खिड़की खोली और कहा, क्या बात है मालकिन? आपके चीखने की आवाज़ आई थी। मैंने कहा, बाग में मुसल्ला कातिल घुसाया है, अंदर खैरियत है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है, मगर मैंने किसी साए को देखा था, वही होगा। मुझे राइफल ब्रदर की आवाज़ आ रही थी। ऐसे ही। आप फ़िक्र न करें मालकिन, रमज़ू इधर ही है, पहले वाले ने जवाब दिया। आप खिड़की बंद रखें, तब तक मेरी आवाज़ ना आए, कोई खिड़की का दरवाज़ा ना खोले। जाओ इसे देखो। फरियाल ने खिड़की बंद कर दी। इसने मुझे हैरान कर दिया था। इसने इन लोगों को भगा दिया था जो मेरी तलाश में थे। अब वो मुझे बंगले के अलावा हर जगह तलाश करते। मैंने उठते हुए ज़रा पर्दा सिरका और खिड़की से बाहर झांका। वो लोग अब बंगले के अकबी बाग में थे और मुझे तलाश कर रहे थे। इन्होंने और आदमी बुलवा लिए थे। मैंने मुस्कुराकर फरियाल की तरफ देखा। शुक्रिया, तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि ख़ुद को भी बचा लिया। इसने अपने शानों से ज़रा नीचे तक सरसराते रेशमी बाल झटके। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने आखिरी बार इसे देखा था तो पूरे दिनों की थी और मैं शाइस्तों को यरगमाल बनाकर रबनवाज की कैद से फ़रार हो गया था। इस वक्त मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। बस इस वक्त जो फरियाल मेरे सामने थी वो दिलकशी की एक अजीम पैकर थी। माँ बनने के बाद इसका हुस्न और भी निखर आया था। रुखसारों पर सुर्खी थी और आँखों में चमक। इसने एक रेड कलर का गाउन पहन रखा था जिसमें इसका दिलकश जिस्म बहुत आया था। इससे फारिग होकर मैंने कमरे का जायज़ा लिया। यह खूबसूरती से आरास्ता एक ख्वाबगाह थी। जहाज़ी साइज़ के फर्श पर इसका बच्चा एक कोने में सो रहा था। इसने जाकर इसे उठा लिया। मुझे हैरत है कि तुम्हारा शोहर हॉस्पिटल में ज़िंदगी गुजार रहा है और तुम यहाँ हो। इसके पास क्या करने जाऊँ? अगर मैं वहाँ होती तब तक अपनी सास की तरह फ़रार ना होती। इसने स्पाट लहजे में कहा, मुझे इस जगह कैद किया गया है, मैं बंगले से बाहर नहीं जा सकती। एक और कहानी? मैंने गहरी सांस लेकर सोचा। फिल वक्त मैं किसी की कहानी सुनने के मूड में नहीं था। रब नवाज़ के शिकारी कुत्तों से बचता फिर रहा था और मुझे चंदा की भी फिक्र थी। मैं फरियाल पर एतबार नहीं करना चाहता था। ज़रा खुश मुझे मरवा देती। मैंने कमरे की तलाशी ली, बिस्तर पर देखा। बिलाखिर एक दराज से मुझे पिस्तौल मिल गया। ये इशारिया छोटा सा पिस्तौल था जो आमतौर पर ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। पिस्तौल बरामद होते देखकर इसका रंग एक लम्हे को ऐसे एकदम निखर गया, मगर फ़ौरन ही मामूल पर आ गई। पिस्तौल में मैंने अपनी तरफ ले लिया और मैंने जेब में रख लिया। बंगले के अंदर और कितने लोग हैं? 3 आदमी हैं। एक खानसामा है, एक मेरी ज़ाती मुलाजमा है जो बच्चे की देखभाल करती हैं। रात को वो मेरे साथ ही होती है। इस वक्त कहाँ है? इसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने इसे आराम करने भेज दिया। तीसरा कौन है? वो किस कदर हिचकिचाई। फिर इसने जवाब दिया, लाली। वो मुझे बंगले से बाहर जाने से रोकने पर मामूर है। रब नवाज़ अपने ख़ानदानी मामलात में लाली का खूब इस्तेमाल कर रहा था। वो किसी शायद ज़ोर मर्द से भी ज़्यादा ताकतवर थी और इसको जनान खाने में रखने में कोई हर्ज भी नहीं था। रब नवाज़ के ख़ानदान की जो इखलाकी हालत थी, इनसे ये तवक्का महाल थी कि वो अपनी औरतों पर भरोसा करेंगे। लाली का सुनकर मैं फ़िक्रमंद हो गया था। वो सिर्फ हैवानी क़ुव्वत ही नहीं रखती थी, बल्कि इसके पास ख़तरात भांपने वाली हैवानी हसीन भी थी। मैंने पूछा, लाली कहाँ है? कमरे के बाहर गैलरी में होगी। और इमा वक्त मेरे कमरे के सामने रहती है। सुनो, क्या इसे किसी तरह बंगले से बाहर भेजा जा सकता है? नहीं, लाली मेरी कोई बात नहीं मानती। वो सिर्फ रब नवाज़ की बात सुनती और मानती। फरियाल के अंदाज में बेबसी थी। बिस्तर के बराबर रखी मेज़ पर पानी का जग देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी शिद्दत से प्यासा था। मैंने पूरा जग ही खाली कर दिया। पानी पीकर मुझे ज़रा सा सुकून मिला था। मैंने ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा, नासिर अजीम की जगह एक दरमांदा और तबाह हाल शख्स खड़ा नज़र आ रहा था। मेरे बाल और चेहरा मिट्टी से अटा हुआ था। चेहरे पर भी खराशें थीं। कमीज़ शाने और आस्तीन से फट गई थी। सामने के बटन टूट गए थे और हालत बुरी थी। मुझे हैरत थी कि फरियाल ने मुझे पहचाना किस तरह। तुम मुँह हाथ धो लो, इसने पेशकश की। बाथरूम साथ ही है। ख्याल अच्छा था, लेकिन मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। तुम भी चलो। मैंने इसे बाजू से पकड़कर खींचा तो बिला मज़ाहमत चली आई। बाथरूम खासा कुशादा और जदीद सहूलियात से आरास्ता था। मैंने मुँह हाथ धोया, बाल साफ़ किए, खराशों और ज़ख्मों पर डेटोल लगाया। वहीं रैक में एस्प्रिन की शीशी से 2 गोलियाँ लीं। बाहर आकर इसने मुझे थर्मास में रखी कॉफ़ी दी। कॉफ़ी पीकर मैंने खुद को इंसानी बदन में महसूस किया था।
मुझे एहसास हुआ था कि मैंने एक खूबसूरत और नाजुक औरत से अब तक खासा दरिश सलूक किया था। माफ़ करना, मैं दरअसल मौत ज़िंदगी की दरमियानी शाहरा पर सर पर दौड़ता यहाँ तक आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे रवैये में सख्ती महसूस हुई, वरना ख़वातीन के मामले में मैं खासा शरीफ आदमी हूँ। मैं जानती हूँ इस रोज़ जब तुमने मुझे यरगमाल बनाया था, दहशत से मेरा बुरा हाल था। मेरा ख्याल था कि तुम मुझसे वही सलूक करोगे जो मर्द बेबस औरतों के साथ करते हैं और जो मैं आए दिन अपने घर में होते देखती रहती थी। इसके लहजे में तलखी आ गई, लेकिन जब तुमने आराम से हमें जाने दिया तो मुझे हैरत हुई थी। इस वक्त तुम मुझे फ़रिश्ता नज़र आए थे। मैं हंस दिया। रब नवाज़ के ख़ानदान वालों के सामने तो शैतान भी फ़रिश्ता नज़र आए। अम्मी तुमसे बेहद मुतासिर थीं। कई बार इन्होंने रब नवाज़ के सामने भी तुम्हारी तारीफ़ की और एक बार वो इतना बिगड़ गया इसने अम्मी को मारा था। मैंने इसे क्या बताता कि इसकी सास साहिबा मुझसे किस अंदाज़ में मुतासिर थी और उन्होंने अपना मकसद किस तरह पूरा किया था। मैंने पूछा, तुम अपनी सौतेली सास को तो अम्मी कह रही हो, लेकिन सगे ससुर को इसके नाम से पुकारती हो। इसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वो शख्स इस काबिल नहीं है कि इसे किसी काबिल एहतराम रिश्ते से पुकारा जाए। खैर छोड़ो, ये बताओ कि रब नवाज़ के लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं हंसा तो वो खफीफ सी होगी। मेरा मतलब है कि अभी ये कहाँ से तुम्हारे पीछे लगे? बस लग गए, मैंने गोलमोल अंदाज में कहा और यहाँ अपने एक वाकिफ़कार के पास आया था। इन्होंने मुझे आ लिया और पीछे लग गए। बाय द वे, तुम्हें कैसे मालूम कि रब नवाज़ के ही आदमी थे? इनमें से जिसने लंबी सी राइफल रखी थी, जिसकी बड़ी बड़ी मूँछें हैं, इसे मैंने कई बार रब नवाज़ के पास आते देखा था। जब लाली आई थी तो यही शख्स इसका निगरान था। लाली इसके इशारों पर चला करती थी और इसे रब नवाज़ का हुक्म मानना सिखाया था। इसका नाम शायद मैं भूल गया हूँ। वो कहते कहते रुकी, फिर इसने किस कदर हिचकिचाहट के साथ कहा, वो कह रहे थे कि तुम कातिल हो, किस आदमी को मारा है? मैंने इसे नहीं मारता, वो मुझे मार देता। मैं साफ गोई से कहा और इसे मुख्तसरन अपने ताक़ुब की पेश आने वाले ख़तरनाक हादसे के बारे में बताया, जिसमें मेरा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं था। इसके बाद रब नवाज़ के गिरगे मुझे तलाश करते रहे और कोशिश में एक की मुलाकात मलकुल मौत से हो गई थी। तुमने ठीक किया, वरना वो ज़रूर तुम्हें मार देता। हद सफाक लोग हैं, इंसानी जान की इनके नज़दीक अहमियत ही नहीं है। गालिबन तुम्हारे इस रवैये के पसे पश्त इनसे नफ़रत भी है। मैंने गौर से इसे देखा। इसने ठंडी सांस ली। मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ, इन लोगों के ख़िलाफ़ खुलकर कुछ नहीं कर सकती। इसके दुश्मन के साथ ज़रूर दे सकती हूँ। इसके लहजे में सच्चाई के तासुरात ने मुझे मुतासिर किया था, लेकिन मैंने ये बात अपने तासुरात से ज़ाहिर नहीं होने दी थी। अगर वो अदाकारी कर रही थी तो बिलाशुबह ड्रामों में अव्वल के अदाकारा बन सकती थी। शक्ल सूरत के लिहाज से बेशुमार अदाकाराओं से कहीं बेहतर थी। अचानक इसे कसमसाया, फिर इसने हल्के सरों में रोना शुरू कर दिया। फरियाल ने लपक कर इसे गोद में लिया और चमकाने लगी कि सुरों में कोई तब्दीली नहीं आई थी, बल्कि इसने और इसे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फरियाल ने बेबसी से मुझे देखा। इसे भूख लग रही है, फीड कराना है तो कराओ, मैंने अहमकाना अंदाज में कहा। वो हिचकिचाई। तुम्हारे सामने? सॉरी, मैंने कहा मैं रुख फेर लेता हूँ, तब भी तुम मेरी निगाहों में रहोगी। इसने गहरी सांस ली और बच्चे को दूसरी तरफ लेकर बैठ गई। इसकी पुश्त मेरी जानिब थी। मैंने नज़र जमा के दरवाजे को देखना शुरू कर दिया, मगर आँख के गोशों से फरियाल पर नज़र भी रखी थी। इसकी ज़रा सी हरकत मुझे खबरदार कर सकती थी। बच्चा अब खामोश था, यानी इसकी ज़रूरत पूरी हो रही थी। मैं कुर्सी पर बैठा था, लेकिन मेरा जिस्म शिद्दत से आराम तलब कर रहा था। मेरा दिल चाहा कि नरम और मुलायम बिस्तर पर लेट कर सो जाऊँ, मगर साथ ये खदशा भी था कि कहीं ये नींद हमेशा की ना हो जाए। तकरीबन 20 मिनट बाद फरियाल ने बच्चे को बराबर में लिटाकर अपना गाउन दुरुस्त किया और मेरी तरफ देखकर शुक्र आमेज़ अंदाज में मुस्कुराई। तुम वाकई अच्छे आदमी हो। मैं सिर्फ आदमी हूँ, मैंने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा। वैसे बहुत सारे लोग मुझे बुरा आदमी भी कहते हैं। इनकी नज़र कमज़ोर होगी या इनके दिमाग में बुराई होगी। इसने बच्चे को दुरुस्त करके इसकी काट पर लिटाते हुए कहा, हमारे माशरे में ऐसे कितने लोग होंगे कि एक जवान और हसीन औरत इनके रहम करम पर हो, वो इसकी बेबसी से फ़ायदा ना उठाए। ऐसे भी बेशुमार होंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से ये दुनिया कायम है और यहाँ अभी तक नेकी को अफजल माना जाता है निस्बत बदी के। वो मेरे पास चली आई, कुर्सी के बिल्कुल करीब रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। इसने कोई बहुत अच्छा सा परफ्यूम लगा रखा था, कि धीमी सी खुशबू इसके बदन की महक के साथ मिलकर आ रही थी। तुम्हारा हुलिया ख़राब हो रहा है, बेहतर होगा कि शर्ट चेंज कर लो। वो बोली, मेरे पास दिलनवाज के कुछ कपड़े पड़े हैं, तुम लंबे कद के हो लेकिन चलेगा। मैडम, इस वक्त मुझे अपने खाल की फ़िक्र है, शर्ट की नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आप अनायत कर सके तो मेहरबानी होगी। इसने उठकर अलमारी खोली तो मैं एहतियातन इसके अक़ब में था। ये भी मुमकिन था कि वो शर्ट की बजाय कोई हथियार निकाल कर मुझे शूट कर देती और बाद में अपनी कामयाब पॉलिसी पर कह के लगाती कि इसने किस तरह मुझे उल्लू बना दिया और फिर फौत भी कर दिया। लेकिन इसने खाली स्याही रंग की एक कमीज़ निकाली। अपने अक़ब में मुझे पाकर वो ज़रा ठटकी। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? इसके अंदाज में हल्की सी खफकी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से अपनी कमीज़ उतारी और फरियाल की दी हुई शर्ट पहनने लगा तो इसने रोक दिया। 1 मिनट, ये तुम्हारे शाने पर ज़ख़म है। रेंगने के दौरान मैं आया था, मामूली से ज़ख़म है। मैंने लापरवाही से कहा, ठहरो मैं इसे साफ़ कर दूँ। वो बाथरूम गई और वहाँ से मेडिकल बॉक्स ले आई। इसने पहले डेटोल से ज़ख़म साफ़ किया, फिर इस पर मेडिकेटेड चिपका दी। फिर इसने एक छोटा सा तौलिया पानी में भिगोकर ला कर दिया। इसे जिस्म साफ़ कर लो, बहुत मट्टी हो रही है। मैंने गहरी सांस लेकर तौलिया इससे ले लिया। फरियाल, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? इसने मुझसे नज़रें चुराईं। इसलिए कि तुम एक अच्छे आदमी हो। मैं मुस्कुराया, क्या तुम हर अच्छे आदमी पर इसी तरह मेहरबान हो जाती हो? नहीं,
मैं ज़ाती तौर पर तुम्हें अच्छा इंसान समझती हूँ, मुझे इससे गर्ज नहीं कि दुनिया तुम्हें क्या कहती है। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? इसने नफ़ी में सर हिलाया। खाने के लिए कुछ नहीं है, मगर मैं मंगवा लेती हूँ। नहीं, फिर छोड़ो, डरो मत, मैं खानसामा से कहूँगी, वो सैंडविच बना के लाएगा, इसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। मैं दूध भी मंगवा लूँगी। किससे? मैंने गौर किया कि तुम बाहर जाओगी? नहीं, बहुत आसान है। इसने बिस्तर के दूसरी तरफ इशारा किया, वहाँ इंटरकॉम है, मैं इस पर कहूँगी खानसामा किचन में ही होता, तो बस फिर तुम इसे जगा लो। मैंने बेताबी से कहा। रात के 12 बज रहे थे और मुझे खाए हुए खासी देर गुजर चुकी थी। फरियाल ने इंटरकॉम का बटन दबाकर किचन से रब्ता किया और खानसामा को चिकन बटर सैंडविच तैयार करके लाने का हुक्म दिया। मैंने इसे इशारे से काफ़ी का भी कहा। इसने काफ़ी भी तैयार करने को कहा था। इंटरकॉम बंद करके इसने अपने बच्चे को देखा, इसे प्यार किया और चेहरे पर जालीदार कपड़ा डाल दिया ताकि मच्छर ना काटने पाएँ। मौसम ज़रा सर्द होते ही मच्छरों ने यलगार की थी और कमरे में खुशबूदार मैट जलने के बावजूद फ़िज़ा में इक्का दुक्का मच्छर उड़ रहे थे। इस प्रिंस से जिस्म का दर्द कम हुआ था, लेकिन खाने का सुनकर मैदा एक अंगड़ाई लेकर जाग उठा था। वो खामोशी से बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। मैं रब नवाज़ के बारे में सोच रहा था। इससे राब्ते का सोचकर मुझे याद आया कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन मलक मेहरबान के यहाँ भूल आया था, और एक लिहाज से ये अच्छा ही हुआ था, वरना इस मोबाइल से कई नंबर दुश्मनों के हाथ लग जाते, जिनमें नीलम हाउस के नंबर भी थे और कमाल के हॉस्पिटल का नंबर भी। मैं सोच रहा था रब नवाज़ से बात करूं, लेकिन इसने फ़ोन पर ऑब्जर्वेशन लगा रखी थी। अचानक मुझे ख्याल आया, ये बाग किसकी मलकियत है? वो हंसी। मुझे देखकर भी तुम्हें पता नहीं चला? मैं अजीब गया, बस ज़रा तस्दीक कर रहा था। ये बाग और इर्द गिर्द की सारी ज़मीन ही रब नवाज़ के ख़ानदान की मलकियत है। यहाँ ज़मीन पर इनका ही हुक्म चलता है। ये खुदा बनकर लोगों की ज़िंदगी के मालिक बन बैठे हैं। हम इतनी आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे कि सिर्फ हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते थे। मुझे असल खौफ लाली से था। इसकी क़ुव्वत समात आम आदमी से तेज़ थी, क्योंकि इसका बाप अफ्रीकी बनमानस था जो सूंघने और सुनने की बेहद तेज़ हिस्स रखते थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं तेज़ी से खिड़की के पर्दे के पीछे चला गया। फरियाल ने फुर्ती से मेरी ख़राब शर्ट समेत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ से हटा दी जिससे मेरी मौजूदगी का पता चलता। फिर इसने जाकर दरवाज़ा खोला तो खानसामा ट्रे उठाए अंदर आया। इसने ट्रे मेज़ पर रखकर फरियाल की तरफ देखा। अब तुम जा सकते हो, बर्तन सुबह ले जाना, फरियाल ने तहमकाना अंदाज में कहा तो वह सर झुका कर चला गया। फरियाल ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था कि मैं सैंडविच पर टूट पड़ा। अपना पिस्टल मैंने बराबर में रख लिया था। देखते ही देखते मैंने सैंडविच साफ़ कर दिया था। फिर मैंने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा तो इसे पिस्टल लिए अपनी जानिब पाया। इसने बदले हुए अंदाज में कहा, अगर मैं तुम्हारे सर में सुराख कर दूं तो? मैंने गहरी सांस ली। पिस्टल की तरफ से गाफिल हो, मैंने खुद इसे मौका फराम कर दिया था। मैंने कहा, तुम ऐसा कर सकती हो, हालांकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे शोहर से तो है ना? तुम्हारी वजह से इसकी टांग गई और तुम्हारी वजह से अब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। इसके अपने आमाल ऐसे हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे न सही किसी और के हाथों इसका इंजाम तक पहुँचना ही था। तुम्हें डर नहीं लग रहा? इसने हैरत से कहा। नहीं, पर अब लाओ ये खिलौना मुझे दो, ताकि तुम्हारे नाजुक हाथों में अच्छा नहीं लग रहा। मैंने हाथ के क्रॉस करके इसके पिस्टल ले लिया। खिलाफ तवक्का ना तो इसने ट्रैगर और ना पिस्तौल देने में मज़ाहमत की। पिस्तौल लेकर मैं बेपरवाही से जेब में डाल लिया और जैसे ही फरियाल ने बर्तन को कोने में रखकर मेज़ पर रखे, मैंने फिरती से जेब में मैगज़ीन निकाल कर ब्रेटा में डाल दिया। मैंने जानबूझकर इस पिस्तौल उठाने का मौका दिया था और इसने साबित किया था कि मुझे धोखा नहीं दे रही थी। बिस्तर के बराबर ही मैं एक सीटी रखी थी। मैं तकिया क्रॉस पर इसका तकिया लेकर और इस पर दराज हो गया था। मैं कुछ देर लेटकर आराम करना चाहता था और चंदा की बादियाबी की किस तरकीब पर गौर करना चाहता था, मगर बहुत देर हो चुकी थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गया। फिर फरियाल ने झंझोर कर मुझे उठाया। दरवाजे पर तवातुर से दस्तक हो रही थी। फरियाल शायद गुस्ल करते हुए आई थी। इसके चेहरे पर पानी के कतरे चमक रहे थे और इसके बाल से पानी टपक रहे थे। इसने बाथरूम पहन रखा था। गालिबन उजलत में वो इसकी डोरी कसना भूल गई थी और एक महबूद रह गया था। मेरी नज़र महसूस करके वो झिझकते हुए इसने जल्दी से बाथरूम दुरुस्त करके मुझे ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने का इशारा किया था। फिर तेज़ी से बाथरूम में जाकर बोली, आ रही हूँ, ज़रा सब्र करो। मैंने फुर्ती से उठकर जूते पहने और ड्रेसिंग रूम में घुस गया। ये ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी। 3 तरह की अलमारियाँ थी और एक तरफ दीवार में बड़ा सा आयना लगा हुआ। मैं एक तरफ खला में घुस गया और फ़ौरन खफीफ होकर निकल आया। वहाँ फरियाल ने अपने इस्तेमाल के ज़ेर जामे लटका रखे थे। फरियाल ने जाकर दरवाज़ा खोला और फ़ौरन ही लाली अंदर घुस आई। इसने हैवानी गराहट के साथ पूछा, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों की? मैं नहा रही थी, अब कपड़े पहने बगैर तो दरवाज़ा खोलने से रही। फरियाल के लहजे में तलखी थी। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मालिक का फ़ोन आया है। इसने बेनियाजी कहा। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ, मेरे साथ चलो, मालिक ने अभी बुलाया है। फरियाल झला गई थी, लेकिन इसने कुछ कहा नहीं, खामोशी से लाली के साथ चलेगी। सुबह के 8 बज रहे थे। उतनी सुबह रब नवाज़ का फ़ोन आना खाली अलत नहीं था। मेरे ख्याल में दिल नवाज़ के बारे में कोई खबर होगी। फरियाल और लाली के जाने के बाद मैंने ज़रा सा दरवाज़ा खोला। कमरे में कोई नहीं था, मगर इसी लम्हे एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। कम अज़ कम इसके हाथ में इसमें थमी झाड़न से ऐसा ही ज़ाहिर था इसने लिस्टिंग शुरू कर दी थी। मुझे खातिर हुआ कि वो ड्रेसिंग रूम में ना चली आए। अशिया से गिर झाड़ के इसने बच्चे को देखा और इस पर पड़ा हल्का सा कंबल दुरुस्त किया। इसी लम्हे सिसकियाँ लेती फरहाल कमरे में दाखिल हुई। इसकी आवाज़ से मैं समझ गया था कि क्या बात हो चुकी है।
इसने चलाकर मुलाजमा से कहा, चली जाओ यहाँ से। इसने मुलाजमा को बाहर की तरफ धकेला। खैर तो है बीबी, की होया? मुलाजमा ने बदहवास होकर पूछा। तेरी समझ में बात नहीं आई, दफ़ा हो, फरियाल चिल्लाई तो मुलाजमा बदहवास होकर बाहर निकल गई। इसके जाते फरियाल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इसकी सिसकियाँ थम गई थीं। इसने आंखें साफ की। मैं बाहर आया। इसने मुझे देखते ही आहिस्ते से कहा, दिलनवाज मर गया है। इसके पूरे जिस्म में जहर फैल गया था। डॉक्टर से बचाने में नाकाम रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या कहूँ, क्या तसल्ली दूँ या दिलनवाज जैसे शख्स से छुटकारा पाने में मुबारकबाद दूँ। इसके बच्चे का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अब इसे बिन बाप के पलना था और शायद फरियाल के मुकद्दर में घुट घुट कर जीना और इसी ख़ानदान के मकरू रवायात के मुताबिक ख़ानदान के मर्दों की हवस का निशाना बनना था। फिर मैंने कहा, रब नवाज का क्या रद्द-ए-अमल है? वो पागल हो रहा था। इसने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें गालियाँ दे रहा था और कस्में खा रहा कि तुम्हारा बुरा हाल करेगा। फिल वक्त तो इसका अपना बुरा हाल था। मैंने कहा, मैं चंदा के बारे में मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया था कि अगर रब नवाज को इल्म हो जाता कि चंदा मेरे इसकी दानत में शाह आलम के साथ थी तो दिलनवाज की मौत का बदला इससे लेता, और किस तरह लेता ये बात वाज़िह थी। चंदा मरने मारने पर तुल जाती तो मामला और ख़राब हो जाता। वो इसे मार भी सकते थे। अच्छी बात यह थी कि किसी ने मुझे देखा नहीं था। वो लोग बस लाल हवेली की तरफ आने वाले 2 अफराद के पीछे लग गए थे, जिनमें से एक ने इनके 2 कुत्ते और एक आदमी को फोत कर दिया था। वो ये नहीं जानते थे कि मारने वाला शाह आलम था। चंदा इस लिहाज से महफूज थी बशर्त कि वो खुद भी भांडा ना फोड़ दे। अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने फरियाल की तरफ देखा जो अब अपने बच्चे पर झलकी हुई आवाज़ में रो रही थी। इसे शोहर की मौत का गम नहीं था, मगर अपने बच्चे के बाप को रो रही थी। मैंने इसके शाने पर हाथ रखा तो वो चौंकी। जो हो गया इस पर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आइंदा की सोचो। मेरे ख्याल में इस ख़ानदान में ना तुम हो ना तो ही तुम्हारा बच्चा महफूज है। मैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँगी? इसने बेबसी से कहा। इस दुनिया में मेरा वैसे ही कोई नहीं है। कोई ना कोई तो होगा। माँ बाप बहन भाई ना सही कोई और रिश्ता तो होगा। हैं, बहुत हैं, लेकिन अपना कोई नहीं। इसके लहजे में तलखी थी, और जो थे वो एक रात सोते ही नामालूम कातलों का निशाना बन गए थे। बस मैं बच गई थी। इन्होंने सबको बेहोश किया और फिर खंजर से सबको ज़िबा कर दिया। माँ बाप, मेरे 3 जवान भाई। इसके लहजे में खौफ दराया था। बस मैं ही बेगैरत थी जो बच गई। ये कत्ल किसने किए? मैंने इसे गौर से देखा। सिर्फ 2 दिन पहले मैंने दिलनवाज के रिश्ते से इनकार किया था। इसके लहजे में तलखी बढ़ गई। सारा मामला वाज़िह था। रब नवाज का ख़ानदान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई इसकी राह में आए या इसकी फ़रनीत का चैलेंज करे। फलियाल के घर वालों को इस अंजाम से 2-4 होना ही था। फिर तुम्हारी शादी दिलनवाज से कैसी हुई? मेरे वाली वारिस चचा जान ने यह काम किया और बदले में रब नवाज ने इनके 2 बेटों को दुबई भिजवाया। पहले इनके घर में फाके होते थे। ऐसे में मैं इन पर बोझ रही, जिससे छुटकारा हासिल करने के साथ इन्होंने अपने बेटों का मुस्तकबिल भी संवार लिया। सुना फरियाल, मैंने किस कदर तजब्जुब के साथ कहा था, तुम चाहो तो मेरा एक काम कर सकती हो। वो चूँकि कैसा काम? मेरे साथ एक लड़की भी थी, वो मुझसे बिछड़ गई है और मुझे शुबा है कि वो रब नवाज के गिरगों के हत्थे चढ़ गई थे। ऐसे में इसे सख्त ख़तरा लाहक है। अगर वो हसीन और जवान है तो इसकी आबरू भी ख़तरे में है, वरना जान को तो ख़तरा है ही। इसने कहा, वैसे तुम लोग इस इलाके में क्या कर रहे हो? बस शामत अमाल से आ निकले, मैंने कहा, और रास्ता भटक कर एक वीरान हवेली की तरफ जा निकले। वहाँ से ये शिकारी कुत्ते पीछे लग गए थे। इसी भाग दौड़ में मेरी साथी मुझसे बिछड़ गई। मेरा ख्याल है कि इन्होंने इसे पकड़ लिया होगा। रास्ता भटक कर इसने मानी अंदाज में मुझे देखा। हवेली ऐसी जगह है कोई वहाँ रास्ता भटक कर नहीं जा सकता, लेकिन हम चले गए थे। ये बताओ कि तुम किसी तरह तरीके से चंदा के बारे में मालूम कर सकती हो? चंदा? कौन, तुम्हारी साथी? हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं कोशिश करती हूँ। इस बंगले का निगरान अली बख्श है, वही जो कल मुझे खिड़की बंद रखने को, अर्शिया रहने को कह रहा था। वो किस कदर शरीफ आदमी है, मैं इससे पूछूंगी। ज़रा तरीके से मालूम करना, तुम्हें इनकार करना ज़रा मुश्किल काम है, मैंने मानी के इस लहजे में कहा। तो वो झींप गई। इसने बच्चे को देखा और मुतमईन होकर बाहर जाने लगी। ख्याल रखना, बल्कि बेहतर है तुम ड्रेसिंग रूम में ही चले जाओ और मोहतात रहना। बाज़ औक़ात लारी बिला वजह भी चली आती है। मुझे और मेरे बच्चे को ऐसी निगाहों से देखती है कि मुझे खौफ आने लगता है। तुम फिक्र ना करो, मैं पूरी तरह मोहतात रहूँगा, मैंने इसे तसल्ली दी। इसके जाने से पहले ही मैं ड्रेसिंग रूम में पनाह गुज़ीर हो गया। ड्रेसिंग रूम मुख्तसर सी जगह थी और अच्छा खासा खुशगवार मौसम होने के बावजूद यहाँ हबस और गर्मी थी। अंदर एक छोटा सा वाल फ़ैन लगा था, लेकिन इसे चलाना ख़तरे से खाली नहीं था। इसकी आवाज़ सुनकर कमरे में आने वाला कोई फ़र्द मुतवज्जा हुए बगैर रह नहीं रह सकता था। इसलिए मैं गर्मी बर्दाश्त करते हुए फरियाल की वापसी का इंतज़ार करने लगा। इस वक्त मुझे इंतज़ार शिद्दत से खिल रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि फरियाल जल्द वापस आए और मैं इस चूहेदान से निजात पा सकूँ, मगर वक्त गुजरता रहा और फरियाल की वापसी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। माँ दरवाज़े पर आहट हुई तो मैंने बमुश्किल खुद को बाहर निकलने से रोका और झरी से जाकर यह खान सामा था। इसने नाश्ते की ट्रे वहाँ रखी थी और रात के बर्तन उठाए हुए जा रहा था कि ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर ठिठक गया। मैंने फुर्ती से खुद को पीछे हटा लिया। इसके बावजूद मुझे लग रहा था कि इस बावर्ची ने मुझे देख लिया है। मैंने ब्रेटा निकाल लिया और हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हो गया। आहटें बता रही थी कि वो ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रहा है। करीब आकर इसने आहिस्तगी से खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया और चला गया। मैंने सुकून की तवील सांस ली थी। वो सिर्फ दरवाज़ा बंद करने आया था। इसके जाने के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो ये इंकशाफ हुआ कि दरवाज़ा बाहर से बंद है और
हैंडल घुमाने से भी नहीं खुल रहा है। मैं झुंझला गया। उल्लू का पट्टा ज़्यादा ही फर्शनासी दिखाने के चक्कर में मुझे बंद कर गया है। अब फरियाल का इंतज़ार और भी अजाब हो गया था। गर्मी और हबस से ज़्यादा बेचैनी से मेरा बुरा हाल था। मैं बावर्ची की वजह से इस चूहेदान में फंस गया था। अब फरियाल को कोई चाहता तो मुझे आसानी से गिरफ्तार करा देता। ना जाने कितना वक्त गुजरा। मेरी घड़ी बता रही थी कि मैं आधे घंटे से यहाँ था, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे मैं सदियों से इस जगह कैद था। जाने कितनी देर बाद दोबारा आहट सुनाई दी। मैं धड़कते दिल से इंतज़ार करने लगा, अब फरियाल आकर दरवाज़ा खोलेगी। अजीब मुसीबत थी, मैं आवाज़ भी नहीं दे सकता था, कोई और ना हो। मैंने ताले के सुराख से बाहर देखा तो मुझे लाली का जिस्म बदन गुजरता नज़र आया। वो बेड वाले हिस्से की तरफ जा रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने कोई आवाज़ नहीं निकाली थी, वरना इस वक्त बेहद मुश्किल में पड़ गया होता। लाली यहाँ क्या करने आई थी? दरवाज़ा खुला और मैंने फरियाल की तेज़ आवाज़ सुनी। लाली बच्चे के पास क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं इसे देख रही थी, लाली ने गराती आवाज़ में कहा। फरियाल तेज़ी से बच्चे के पास गई थी, फिर इसकी आवाज़ आई, कितनी बार कहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में इधर ना आया कर, अब यहाँ से जा। लाली ने इसके हुक्म की तामील की और कमरे से चली गई। फरियाल ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला। इस वक्त तक मैं सर से पाँव तक पसीने में नहा गया था। इसने हैरत से कहा, दरवाज़ा बाहर से कैसे बंद हुआ? तुम्हारा फर्शनास खानसमा बंद कर गया था। मैंने बाहर आकर चंद गहरी सांसें लीं। सॉरी, तुम्हें इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। इसने माजरत की, मगर अली बख्श ने ज़रा देर से उगला है। चंदा के बारे में कुछ पता चला? मैंने बेताबी से कहा, हाँ। इसने गहरी सांस ली। वो पकड़ी गई है और इस वक्त लाल हवेली में है। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ गया। ना जाने किस हाल में हो वो, फ़िक्र ना करो। इसने मुझे तसल्ली दी है, अभी तो सब दिल नवाज के सोग में हैं और चंदा की तरफ इनकी तवज्जो नहीं होगी। इसने थोड़ा तवक्कुफ़ किया और फिर बोली, ये चंदा से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? मेरी साथी है, मैंने मुख्तसर कहा। किस किस्म की? क्या ज़िंदगी की साथी? इसने तजस्सुस की तसल्ली नहीं हुई थी। तुम जो चाहो समझ लो, बस इतना जान लो कि इसकी और मेरी परवरिश एक ही शख्स ने की है। अभी मैंने तय नहीं किया इससे मेरा रिश्ता क्या है। ओहो, आई सी, इसने मानी खेद अंदाज में कहा। चलो नाश्ता कर लो, मैंने किचन में ही कर लिया था। मैं नाश्ते की तरफ मतवज्जा हुआ। क्या तुम्हें यकीन है कि चंदा लाल हवेली में महफूज होगी? इसने मेरी तरफ देखने से गुरेज किया। मैंने लाल हवेली के बारे में जो बातें सुनी हैं, मुझे चंदा के बारे में यकीन है कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि वो वहीं है और ज़िंदा है। चंदा को सोचकर मेरी भूख मर गई थी, लेकिन जिस्म की गाड़ी चलाने के लिए ईंधन ज़रूरी था। मैंने थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती खाया, फिर मैंने चाय ली। फरियाल, अब तुम्हारा क्या इरादा है? दिल नवाज के बाद इस ख़ानदान से तुम्हारा क्या रिश्ता ख़त्म हो चुका है? मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बताया ना कि इस दुनिया में मेरा कोई और है ही नहीं जो मुझे और मेरे बच्चे को बना दे सके। इसने बेबसी से कहा, सुनो, अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो और मेरा अंदाज़ा है कि रब नवाज के ख़ानदान की मकरूर रवायात से भी महफूज हो। इस सूरत में तुम्हारा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। मगर सवाल वही है, मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे पनाह देगा? मेरे बच्चे को कबूल करेगा? इसके अंदाज़ में तलखी थी। मैं हिचकिचाया। अगर तुम मुझ पर एतमाद करो तो मैं तुम्हें एक महफूज पनाहगाह फराहम कर सकता हूँ। तुम वहाँ रब नवाज के शर से महफूज रहोगी। तुम मुझे पनाह दोगे? इसकी आंखें चमक उठी थी। मैं घबरा गया। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें एक महफूज तखाने तक पहुँचा सकता हूँ। इसकी चमक उठने वाली आंखें बुझ गई थीं। ओहो, तो तुम मुझे ले जाकर किसी और के हवाले कर दोगे? वो कोई अजनबी होगा। मुझे यकीन है कि तुम इसके पास खुश और मुतमईन रहोगी। मुझे सिवाय तुम्हारे किसी पर एतमाद नहीं। इसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने महसूस किया कि एक रात के साथ ही मैं और वो में दिलचस्पी लेने लगी थी। पहले सास साहिबा और अब बहू, दोनों ने मेरी ज़ात को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लिया था। शाइस्ता के अंदाज़ में अगर जारहियत और बेबाकी थी तो फरियाल का अंदाज़ मोहतात और ढका छुपा था। शाइस्ता में हवस थी तो फरियाल में एक नरम सी दिलचस्पी, लेकिन मैं इन दोनों को मुतहम्मल नहीं हो सकता था। शाइस्ता ने धोखे से अपना मकसद हासिल कर लिया था, लेकिन फरियाल मुझे दूसरे तरीके से घेर रही थी। मैंने एक गहरी सांस लेकर इससे कहा, फरियाल, मैं तुम्हारा मतलब किसी हद तक समझ रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी मंजिल से भटका मुसाफिर हूँ। मंजिल की तलाश में मारा फिर रहा हूँ। तो मैं कहाँ से कहाँ पनाह हिफाजत फराम करूँगा? तुम्हारा और मेरा ये साथ आर्जी है। इसने पलकें उठाईं। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुम्हारे दुश्मन की बेवा और इसके बच्चे की माँ हूँ? ये बात नहीं है। क्या मैं हसीन और जवान नहीं हूँ? मैं फंस रहा था। ये बात भी नहीं है। तो मेरा मसला समझने की कोशिश। मैं खुद सख्त मुश्किल में हूँ। मेरी साथी रब नवाज की कैद में है। इसकी जान और आबरू ख़तरे में है। इन हालात में मैं तुम्हें किस तरह अपनी पनाह में ले सकता हूँ? मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें एक महफूज मकाम तक पहुँचा दूँ, जहाँ तुम इन भेड़ियों से महफूज रहोगी जो दिल नवाज के मरते ही तुम पर दांत तेज़ कर रहे होंगे। प्लीज़ मुझे डराने वाली बात मत करो। इसने खौफज़दा लहजे में कहा। मैं पहले ही परेशान हूँ। डरने या परेशान होने से आने वाली आफत नहीं टलेगी। मैंने खुश्क अंदाज में कहा, अगर तुम इस जहन्नम में रहने पर आमादा हो तो मैं क्या कि तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर सकेगा। वो हिचकिचा रही थी। इसे यहाँ से जाने पर उकसाने के मेरे दो मकासद थे। एक तो मैं इसकी मदद से इस जगह से निकलना चाहता था, दूसरे मैं रब नवाज को एक और ज़हनी झटका पहुँचाना चाहता था। इस पर दबाव बढ़ाकर मैं इसे चंदा को कोई नुकसान पहुँचाने से महफूज रखना चाहता था। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी सुतीली सास अपने घर से क्यों फ़रार हुई थी? मैंने पूछा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। शायद वो रब नवाज के जुल्म सितम से तंग आ गई थी। मैंने हैरत से उसे देखा। तुम बेहद अनजान। तुम्हारी सास अपने देवरों के नाजायज़ बच्चे पैदा करके तंग आ गई थी और इसी वजह से घर से फ़रार हुई थी। इसकी आंखें फट गई थी। नहीं, ये सच है। शाइस्ता ने मुझे खुद बताया था। तुम चाहो तो इसे फ़ोन पर बात करके इसकी तस्दीक कर सकती हो, लेकिन जो
जो फ़ैसला करना है जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकता। अम्मी को तुमने निकाला था? इसने हैरत से कहा। हाँ, कहाँ है? इन्होंने अपने मजबूत ठिकाना बना लिया है। चाहो तो तुमसे बात भी कर सकती हो। यहाँ फ़ोन कहाँ है? मेरे कमरे में नहीं है, मगर मैं बात कर सकती हूँ, इसने कहा। मैंने इसे शाइस्ता के मोबाइल का नंबर दिया। इसके नंबर देना ख़तरनाक हो सकता था क्योंकि ये ट्रंक कॉल हो सकती थी। इसका नंबर बिल में लग कर आ जाता। मैं अभी आती हूँ, इसने जाते हुए कहा। शेरी का ख्याल रखना, मुझे लाली की तरफ से परेशानी है, तुम बेफिक्र रहो। मैंने कहा मैं इसे देख लूँगा। वो कमरे से चली गई तो मैं दोबारा ड्रेसिंग रूम में चला गया। इस बार मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। फरियाल ने कहा था कि वो जल्द आएगी। कुछ देर बाद दरवाजे खुलने लगे तो मुझे ख्याल आया कि फरियाल जल्दी वापस आ गई है, मगर लाली की झलक देखे ही मैं तेज़ी से अलमारी के कोने में हो गया। लाली खामोशी से आई थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। क्या इसे मेरी मौजूदगी का शुबा हो गया था? मगर लाली ड्रेसिंग रूम की तरफ नहीं आई थी। वो बिस्तर पर लेटे बच्चे की तरफ जा रही थी। वो जाग गया था और इसने हाथ पैर मार कर अपना कंबल उतार दिया था। मैंने ज़रा आगे होकर झांका। लाली बच्चे पर झुकी, इसे गौर से देखा और देख रही थी। इसका जिस्म तना हुआ था। मुझे ख़तरा का एहसास होने लगा था। फिर देखते देखते लाली का हाथ बच्चे की गर्दन की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो इसकी गर्दन पकड़ती मैं ड्रेसिंग रूम से निकल आया। रुक जाओ लाली, मैंने कहा। लाली ने आहिस्ता से सर घुमाया। इसकी आंखों में से सरक नमूदार होने लगी थी। वो फिर सीधी होकर मेरी तरफ बढ़ी। मैंने जेब में हाथ डाला और सन्नाटे में रह गया। जेब में नहीं था। लाली की आंखें सुर्ख हो गई थी और नथने फैलने सुकड़ने लगे थे। इसके जिस्म पर तनाव के अपनी जहनी रवैये को जाहिर कर दिया था। इसने बच्चे पर से हाथ हटा लिया था और अपना जिस्म मेरी तरफ घुमा रही थी, मगर इससे पहले वो हमला करती फरियाल अंदर आ गई थी। मुझे और लाली को आमने सामने देखकर इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। लाली की तवज्जो इसकी तरफ हुई तो मैंने मौका से फ़ायदा उठाकर तपाई पर रखे पिस्टल की तरफ जिस्त लगाई, मगर लाली भी गाफिल नहीं थी। इससे पहले कि मेरा हाथ पिस्टल तक पहुंचता, इसका वजनी और ठोस जिस्म मुझसे टकराया। बज़ाहिर औरत होने के बावजूद इसके बदन में नरमी और गदाज नाम को भी नहीं था। इसकी बजाय सीमेंट की बोरी जैसी सख्ती थी। इसकी टक्कर से ज़मीन पर गिरा और मुझे ज़ोर से फ़र्श पर रगड़ती चली गई। फरियाल ने दूसरी चीख मारी। मेरी तमाम तर तवज्जो खुद को इसकी गिरफ्त में आने से महफूज रखने पर थी। अगर वह एक बार मुझे पकड़ लेती तो इसकी जन्नाती गिरफ्त से मेरी रूह ही निकल सकती थी और मुझे काबू करने की कोशिश कर रही थी। इसके हलक से हैवानी गराहटें निकल रही थी। बिलाखिर मुझे मौका मिला और फ़र्श पर रोल करते हुए एक बार इसने अपना दरमियानी जिस्म ज़रा सा ऊपर किया तो मैंने दोनों पैर इसके पेट पर रख कर इसे हवा में उछाल दिया। मैंने इसे दाएँ तरफ उछाला था तो वह ज़रा फ़ज़ा में बुलंद हुई, लेकिन फिर न जाने क्या करतब दिखाया। फ़िज़ा में पलट कर दोबारा मुझ पर आ गिरी थी। मैंने बंदरों को ख़ास तौर से लंगूरों के बारे में सुना था कि वो हवा में अजस्त के दौरान अपना रुख बदल लेते हैं, मगर वो हल्के होते हैं। बेपनाह वज़नी लाली ने यह करतब दिखाकर मुझे इतना हैरान किया कि मुझे संभलने या अपनी जगह से हिलने का मौका ही नहीं मिला। वो धम से मुझ पर गिरी। इस बार मेरे मुंह से चीख निकली और इसके बोझ तले मेरी पसलियाँ बोल कर रह गई थी। तकलीफ़ की शिद्दत को ज़ब्त करते हुए मैंने इसके मुंह पर अपना सर मारा, लेकिन एक तो मेरे वार में ज़ोर नहीं था, दूसरा इसका सर भी आम इंसानी सर से मजबूत ही था। शाह आलूम, लाली ने गराती आवाज़ में कहा। इसने मुझे पहचान लिया था और हाथ ऊपर लाते हुए मेरा गला दबोचने की कोशिश करने लगी थी। मैंने इसे बाजू रखने के लिए सर से दोबारा टक्कर मारी। इस बार वो बचा गई। मेरा दायां हाथ मेरे ही जिस्म तले दबा था और बायां लाली और मेरे जिस्म तले दबा था। ख़ासी बेहुदा सूरत हाल थी। लाली मुझ पर हावी थी और इसने महारत से मुझे बेबस कर रखा था। मैंने इसके पैरों पर पाँव मारे, मगर इनका भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसकी बजाय वो मेरी गर्दन पकड़ने में कामयाब रही थी। अगरचे मुझ पर दराज होने के बाद वो पूरा ज़ोर नहीं डाल सकती थी, इसके बावजूद इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मेरा सांस रुकने लगा। मैंने पैर आज़ाद करने की कोशिश की। लाली ने मेरी ये कोशिश नाकाम बना दी और अपने हाथों का दबाव बढ़ाने लगी। सांस रुकने से मेरा चेहरा सुर्ख होने लगा था और फेफड़ों में जैसे आग सी लग रही थी। ऑक्सीजन की कमी से मेरी आंखों के तले अंधेरा छाने लगा था। मैंने दीवाना वाला हाथ आज़ाद कराने की कोशिश की, मगर लाली पेशा वराना महारत के साथ मुझे काबू किए रफ्ता रफ्ता मौत के पास ले जा रही थी। उम्मीद की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। फरियाल मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन वह न जाने क्या कर रही थी। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ते बढ़ते मुकम्मल तारीकी में बदल गया। फिर मुझे होश नहीं रहा। न जाने कितनी देर तारीकी छाई रही, फिर रफ्ता रफ्ता दोबारा रोशनी होने लगी। शायद मरने के बाद ऐसा ही होता है। दूसरी दुनिया में भी इंसान के हवास इसी तरह बेदार होते हैं। गालिबन अजाब के फरिश्ते मुझे झंझोड़ रहे थे। दूसरा एहसास नमी का था। मेरे चेहरे पर गीलापन था। यकायक मुझे होश आ गया। मैं इस दुनिया में था, जिंदा सलामत था और सांस ले रहा था। गालिबन ज़िंदगी में कभी इस सांस की इतनी अहमियत नहीं महसूस हुई थी जितनी कि इस वक्त हुई थी। ख़ुद को सांस लेता पाकर मुझे नाकाबिले बयान खुशी हुई थी। लाली का बोझ मुझ पर से हटकर फर्श पर एक तरफ पड़ा था। फेफड़ों में होने वाली तखन रफ्ता रफ्ता कम होती जा रही थी। मुझे होश में आता देखकर फरियाल ने मुझे झंझोड़ा तर्क कर दिया और दौड़कर गिलास में पानी लेकर आई थी। फिर एहतियात से मेरे सर को बाजू में उठाते हुए गिलास मेरे हलकों से लगाया। पानी पीकर मेरी हालत मज़ीद बेहतर हो गई थी। अब कैसा लग रहा है, इसने पूछा। बहुत अच्छा, मैंने शरारत से कहा। वो झींप गई थी। अब उठ जाओ। इसने जल्दी से मेरा सर ऊपर किया।
मैं उठ बैठा। लाली बराबर में यूं हाथ पैर फैलाकर लेटी हुई थी, जैसे कोई मेहनत कश तमाम दिन की मेहनत के बाद आराम करता है। वो बेहोश थी, इसका सीना हिल रहा था। इसे क्या हुआ? मैंने इसके सर पर यह मारा था। इसने कालीन पर टुकड़ों की सूरत में पड़ा मार्बल पीस दिखाया। इसके वार की कुव्वत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था। मार्बल का ये शू पीस 3 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। लाली के सर का न जाने क्या हाल हुआ होगा।